भी आपके हो जाएगी, ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है, सही बोला भाई। उपचार क्या है इसका? दांत खाद खुजली की क्रीम आती है, उपचार में तो क्या ही बोलूँ, ये जो क्रीमें हैं दवाइयाँ यही लगाओगे, ठीक है, क्योंकि देखो इससे क्या होता है, आपकी स्किन खराब हो जाती है, स्किन के ऊपर ना निशान छोड़ जाते हैं ये, है ना। तो डॉक्टर आपको क्रीम देगा, आपको दवाइयाँ देगा, बोलेगा साफ कपड़े पहनो, है ना, और आपको बोलेगा अपने, जिन लोगों को ये होता है ना, तो उन लोगों को मतलब ये है कि अपने कपड़े दूसरों से अलग रखने चाहिए, क्योंकि ये फैलता है ना। साफ सफाई पे ध्यान दो। बहुत लोग कहते हैं ना मीठा खाने से होता है, फलाना खाने से, ढिमकाना खाने से, नहीं रे भाई नहीं, सब दकियानूसी बातें हैं, फालतू की बातें हैं, ठीक है। ये कवक से होता है ना, और रोगी के संपर्क में आने से सबसे जल्दी होता है, ठीक है। ये आप जो गंदगी छोड़ देते हो ना कि भैया ऊपर ऊपर से तो हमने क्या कर लिया, कौवा स्नान कर लिया है ना, और अंदर से नहाया नहीं हम तमीज से, तो भाई गंदगी आपके शरीर पे चिपकी रहेगी भाई। तो प्लीज कौवा स्नान मत करो, तमीज से नहाओ, प्रॉपर रोज कपड़े बदलो, ठीक है। ठीक है ना। साफ सफाई पे ध्यान दो। हाँ चलो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। हमारी बीमारियां यहाँ पे खत्म हो गई हैं। बीमारियों के बाद दांत तो हमने पढ़ लिया है, कहाँ है। अब आ जाते हैं अपने प्रतिरक्षा तंत्र के ऊपर हम लोग, ठीक है। अब अगर मैं प्रतिरक्षा तंत्र की बात करती हूं, ये क्या हो गया भाई, ये रहा, देखो इस वीडियो को देखो और समझो कि ये घर है, इस घर में क्या हो रहा है कि देखो ये इस तरीके से देखो कि यहां पर हम क्या बात कर रहे हैं कि भाई यहां पर जिस तरीके से एक घर होता है, हमें आंधी तूफान से बचाने की कोशिश करता है, बारिश में बचाता है, चोरों से बचाता है, डाकुओं से बचाता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है वो हमें इन कीटाणुओं से बचाता है, ठीक है। हमारा प्रतिरक्षा तंत्र इन कीटाणुओं से बचाने की पूरी पूरी कोशिश करता है हमें, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो अगर मैं बात करती हूं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, ठीक है, प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बात करते हैं तो ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है ना। प्रतिरक्षा तंत्र, ठीक है। अब ये देखो 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहले मैं बोलूंगी प्रति, ये रहा प्रति की अगर बात करती हूं, है ना, तो प्रति का मतलब क्या होता है, विरोध करना, विरोध यानी कि अगेंस्ट है किसी चीज के, ठीक है। अब अगर मैं रक्षा की बात करती हूं, ये रहा रक्षा, ठीक है, रक्षा की बात करती हूं यानी कि किसी चीज की सुरक्षा करना, ठीक है, किसी चीज की सुरक्षा करना। और अगर मैं तंत्र की बात करती हूं तो तंत्र क्या होता है आपका, सिस्टम, क्या हो गया, ये सिस्टम। तो अगर मैं इन तीनों को एक साथ मिला देती हूं तो इन तीनों को मिला के मुझे क्या मिलेगा कि यहां पर ये जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है, ये सुरक्षा कर रहा है और किसी चीज का विरोध कर रहा है ना, ठीक है। ये जो सिस्टम है ये क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है, और विरोध करने के बाद क्या कर रहा है, सुरक्षा करने का काम कर रहा है। अब विरोध किसका कर रहा है, ये प्रतिजन का, ठीक है। विरोध किसका कर रहा है, ये प्रतिजन का विरोध कर रहा है, और इससे ही क्या कर रहा है, ये सुरक्षा कर रहा है, ठीक है। चलो अब ये समझते हैं थोड़ा सा कि भाई
हमारा शरीर दिन भर में कई बार रोगाणुओं के संपर्क में आता है। जो हमारा शरीर है वो बहुत बार ऐसा होता है कि रोगाणुओं के संपर्क में आ जाता है। इनमें से बहुत से रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश भी कर जाते हैं। अब इनमें क्या होता है कि बहुत से जो रोगाणु होते हैं वो हमारे शरीर में क्या करते हैं, एंट्री मार लेते हैं मौका देख के, ठीक है। लेकिन हमारे शरीर में पाया जाने वाला विशिष्ट तंत्र इन रोगाणुओं को मार करके हमें रोगों से बचाता है। लेकिन ये जो विशिष्ट तंत्र है, स्पेशल सिस्टम है हमारी बॉडी का, ये क्या काम करता है, इनसे डिशुम डिशुम करता है ना, ठीक है, डिशुम डिशुम करता है और हमें क्या करता है, हमें जाने अनजाने में होने वाली बहुत सारी बीमारियों से बचाने का काम करता है। शरीर के इस अति विशिष्ट तंत्र को हम क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, यानी कि इम्यून सिस्टम कहते हैं, ठीक है। इस तंत्र का अध्ययन करने वाली शाखा को हम प्रतिरक्षा विज्ञान यानी कि इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनिटी शब्द लैटिन का शब्द है जिसमें इम्यूनिस से बना हुआ है, जिसका मतलब है स्वतंत्र करना, फ्री करना। फिर एमिल वॉन बैरिंग, ठीक है, को प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक कहा जाता है। करेक्ट है बिल्कुल, है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्रतिरक्षी तंत्र में उन सभी अंगों या कोशिकाओं को शामिल किया जाता है जो देह को सूक्ष्म जीवों या बाह्य पदार्थों के प्रति सुरक्षा प्रदान करते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं हम कि प्रतिरक्षी तंत्र जो है उन सभी अंगों को या फिर कोशिकाओं को इसमें शामिल करता है, ठीक है, जो क्या काम कर रही है, जो देह है, हमारा शरीर है, क्या काम कर रहा है उसका, सूक्ष्म जीवों या बाह्य पदार्थों से क्या कर रहा है, सुरक्षा प्रदान कर रहा है हमको। मनुष्य व अन्य जंतुओं में दो प्रकार की प्रतिरक्षा तंत्र पाई जाती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक होती है सहज या अविशिष्ट या जन्मजात और दूसरी होती है अर्जित या विशिष्ट, ठीक है। तो दो प्रकार की यहाँ पे प्रतिरक्षा तंत्र होती हैं, है ना, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये जो मैं बता रही हूं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 5 मार्क्स में आता है, 5 मार्क्स, ठीक है, 5 मार्क्स में आता है। इन दोनों के बीच में अंतर स्पष्ट करो, सहज और जो अर्जित है उपार्जित है, ठीक है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बताने के लिए कि अंतर स्पष्ट करो, तो ये पूछने के लिए आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ठीक है। तो प्रकार तो मैंने बता ही दिए कि 2 प्रकार हैं इसके, है ना, एक है जन्मजात, ठीक है, और दूसरा क्या है, उपार्जित, ठीक है, करेक्ट है ना बिल्कुल। या विशिष्ट, ये क्या है, अविशिष्ट, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं सहज या अविशिष्ट या जन्मजात प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में, ठीक है। तो यहां पर यह प्रतिरक्षा जन्म के साथ ही प्राप्त होती है। जैसे ही बच्चा पैदा होता है ना, तो ये क्या है कि उसके साथ ही क्या होता है ये, हाँ, जैसे ही बच्चा पैदा हुआ तो बच्चा पैदा होने के साथ साथ ही ये मिल जाएगा आपको देखने के लिए, ठीक है। और बताओ इसके बारे में क्या होगा। दूसरा, इसीलिए इसे अविशिष्ट प्रतिरक्षा तंत्र भी कहा जाता है। अब देखो सिंपल सी चीज है यार, मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि जो चीज हमें फ्री फंड में मिल जाती है ना, वो हमारे लिए स्पेशल नहीं होती है, और जिस चीज के लिए आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपकी लाइफ में, है ना, रखती है कि नहीं रखती है। कि अगर आपको, ठीक है, आपको जो है ना, आपको चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, आईफोन मुझे फ्री फंड में मिल जाए ना, तो हम कह रहे तो फ्री में मिला हुआ है यार, टूट जाए खो जाए क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन वही आईफोन अगर आप अपनी मेहनत से खरीदोगे ना, तो आप बहुत संभाल के रखोगे कि यार नहीं नहीं, मेरी मेहनत की कमाई है, मैंने बहुत मेहनत से खरीदा है, बहुत पैसे जोड़ के खरीदा है ना। तो यहाँ पर वही चीज है कि भाई ये हमारे लिए अविशिष्ट इसलिए है, ये स्पेशल इसलिए नहीं है हमारे लिए क्योंकि फ्री फंड में मिला है हमें हमारे माँ बाप से। तो हमारे शरीर में कुछ अंग अवरोधक का कार्य करते हैं और रोगाणुओं को शरीर में आने नहीं देते हैं। अगर आ भी जाएं तो विशिष्ट क्रियाएं उन्हें मार देती हैं। तो मुख्य रूप से निम्न 4 अवरोधकों से बना हुआ होता है ये, ठीक है। 4 अवरोधक हैं जिनके नाम मैं बता देती हूं आपको। भाई कहां चले गए, ये रहे, ठीक है।
कि पहला आ जाएगा शारीरिक रोध आपके पास, जो हमारे शरीर पे त्वचा मुख्य रोध है जो सूक्ष्म जीवों के प्रवेश को रोकती है। सबसे पहला ही हमारे पास कौन सा आ जाता है, हमारी त्वचा आ जाती है, जो हमको क्या करती है, बीमार होने से बचाने के लिए जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं इनसे क्या करते हैं, डिशुम डिशुम करती है, लड़ाई करती है। फिर आता है श्वसन जठरांत यानी कि गैस्ट्रो इंटेस्टिनियल और जनन मूत्र पथ को अस्थिरित करने के वाली एपिथेलियम का श्लेष्मा आलेप, जिसको हम म्यूकस कोटिंग कहते हैं, शरीर में घुसने वाले रोगाणुओं से बचाने में क्या करती है, सहायता करती है। ठीक है। फिर सेकंड आता है कायिकीय रोध यानी कि फिजियोलॉजिकल बैरियर आता है, जो आमाशय में क्या होता है, अम्ल है ना, और मुंह में लार हो गई, आपकी आंखों के आंसू हो गए, ये सभी क्या करते हैं, रोगाणुओं की वृद्धि को रोकने का काम करते हैं। अगर आपके आंख में कभी कुछ चला जाता है तो आप क्या काम करते हो, कुछ नहीं करते हो, आंखों में आंसू आते हैं और हो सकता है वो कीड़ा या कोई भी चीज अपने आप आंसुओं से बाहर निकल जाती है। ठीक है। और आमाशय में अम्ल यानी कि जो आपका पेट है, आमाशय स्टमक है, उसके अंदर एसिडिक मीडियम होता है, HCl होता है। वो HCl क्या काम करता है, हाँ वो HCl क्या काम करता है भाई, जो भी कोई ऐसे पदार्थ आ गए हैं जो आपको नुकसान देगा, या कोई भी ऐसे जीव आ गए हैं, जीव नहीं सॉरी सूक्ष्म जीव आ गए हैं जो आपको नुकसान दे सकते हैं, उनको मार देते हैं वहीं पे, है ना। ठीक है। चलो फिर आगे हमारे पास नेक्स्ट क्या आता है, कोशिकीय रोध यानी कि जिसको हम सेलुलर बैरियर बोलते हैं। तो हमारे शरीर में रक्त में बहुरूप केंद्रक श्वेताणु, उदासीन रंजी जैसे कुछ प्रकार के श्वेताणु और एक केंद्रकाणु तथा प्राकृतिक मारक लिम्फोसाइट के साथ प्रकार एवं उत्कों में जो वृहत होता है, वृहत भक्षकाणु रोगाणुओं का भक्षण करते हैं और नष्ट कर देते हैं। यानी कि यहाँ पर हमारे शरीर में ऐसी बहुत सारी चीजें, ऐसी बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो क्या काम करती है, जो रोगाणु अंदर घुसे उनको मार देती, जैसे कि आपकी WBC उनमें से एक है। ठीक है। आपकी जो मारक लिम्फोसाइट है, मारक लिम्फोसाइट यहाँ पर आ जाएंगी, वो भी यही काम करती है। फिर आता है साइटोकाइन रोध यानी कि जिसको हम साइटोकाइन बैरियर बोलते हैं। तो विषाणु संक्रमित कोशिकाएं इंटरफेरॉन नामक प्रोटीनों का स्रवण करती हैं जो असंक्रमित कोशिकाओं को और आगे विषाणु संक्रमण से बचाती हैं। ठीक है, ठीक है ना, बोलो ठीक है। इतनी चीज सबको क्लियर हुई है, बताओ बताओ जल्दी, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके भाई बहुत कुछ है इस चैप्टर में पढ़ने के लिए, बहुत कुछ बाकी है प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में। बताओ बताओ जल्दी। इसको देखो, इसको ना आप कैसे समझ सकते हो, मैं इसको ना आपको ऐसे समझाती हूँ। देखो देखो ये आपका क्या है, आपके मुंह में जो ग्रंथि यहाँ पे क्या होती है, आपके मुंह में भी इस तरीके से यहाँ पे सेल्स होती हैं जो म्यूकस होता है जिनमें, ठीक है, यहाँ पर। फिर ये देखो आपकी स्किन होती है, स्किन के बाहर भी एपिडर्मिस जो होती है, ये डर्मिस जो होती है, ठीक है, ये क्या करती है, ये कीटाणुओं को मारने में यहाँ पे कि अंदर ना घुस पाए कोई रोगाणु, ये काम करती है। सेकेंड, ये आपकी आंख हो गई है ना। आंख में आपको कभी दिखता है कि कुछ उड़ते उड़ते से दिखते हैं आपको, ये जो होते हैं फ्लोटर्स दिखते हैं ना आंखों में, तो ये भी क्यों होते हैं, क्योंकि वो आपकी जो आंख होती है ना वो रक्षा कर रही होती है। ये सब मरे हुए कुछ हो सकते हैं, कुछ हो, ठीक है। फिर ये आपका पेट हो गया, तो पेट में भी मैंने क्या बोला, HCl होता है ना, तो यहाँ पर ये आपकी हेल्प करता है HCl, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये कोशिकाएं आ जाएंगी, इंटरफेरॉन जो मैंने अभी बताया, ठीक है। ये इंटरफेरॉन क्या करती है, बताया ना कि ये श्रवण कर लेती है उन कोशिकाओं को जो आगे जो है विषाणु जो होते हैं वो आगे दूसरी कोशिकाओं को नष्ट ना कर दें, खराब ना कर दें, तो इसलिए ये उनको क्या करती है, पहले ही खत्म करने का काम करती हैं, है ना। चलो आगे बढ़ जाते हैं, राइट। फिर आता है हमारे पास अर्जित या जिसको हम उपार्जित कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, तो अर्जित प्रतिरक्षा यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है, जिसको अनुकूली प्रतिरक्षा कहते हैं, और ये वो प्रतिरक्षा है जो हमारा शरीर समय के साथ प्राप्त करता है। ये वो तंत्र है जो हमारा शरीर टाइम के हिसाब से क्या कर लेता है, उसको एक्वायर करता है। जन्मजात प्रतिरक्षा के विपरीत ये जन्म से मौजूद नहीं होता है। जैसे कि जन्मजात होती है वो क्या होती है, पैदा होते ही हमको फ्री फंड में मिलती है हमारे माँ बाप से। त्वचा की बात करी थी, तो जब अपने माँ के पेट में होते हैं भाई, त्वचा हमारे पास तब भी होती है कि नहीं होती है, तो फ्री में मिली है हमें, ठीक है।
लेकिन ये ऐसा नहीं है, हमारे पैदा होने के बाद ये हमको मिलती है, इसलिए स्पेशल है। रोगों के प्रति स्वयं को अनुकूलित करने और रोगजनक विशिष्ट प्रतिरक्षा उत्पन्न करने की प्रतिरक्षा प्रणाली की क्षमता को अर्जित प्रतिरक्षा कहा जाता है। इसे अनुकूली प्रतिरक्षा के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यह विशिष्ट है और एंटीबॉडी या लिम्फोसाइटों द्वारा मध्यस्थ है, जो एंटीजन को क्या करता है, हानि रहित बनाता है। ठीक है, क्या कर रही है, एंटीजन को हानि रहित बना रहा है। अर्जित प्रतिरक्षा का मुख्य काम क्या है, पीड़ित को संक्रामक रोग से राहत दिलाना और भविष्य में इसके हमले को रोकना। ठीक है, इतनी चीज कितने बच्चों को समझ में आई, ये बताओ इसके बारे में, बताओ जल्दी। इसकी भी 4 विशेषताएं होती हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो यह प्रतिरक्षा रोगाणु के संपर्क में आने से या टीकों के द्वारा प्राप्त की जा सकती है। यह हमारे शरीर की तृतीय सुरक्षा पंक्ति यानी कि थर्ड डिफेंस लाइन होती है। अब यहाँ पर एक्चुअली में क्या हो रहा है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो प्रतिरक्षा है ये कैसे मिल रही है, हमको टीकों से मिल रही है, इंजेक्शन से मिल रही है। ठीक है, और ये कैसे मिल रही है कि भाई रोगाणु के संपर्क में आए। ठीक है, तो इन टीकों से क्या हुआ, वो रोगाणु मर गए। रोगाणु मर गए तो अगली बार जो हमारे अंदर मेमोरी सेल्स हैं वो क्या काम कर रही है, उसको याद कर ले रही है कि अच्छा तू ये ना, तू अगली बार आ बेटा हमारे शरीर में, तुझे हम बताते हैं। ठीक है, ये याद कर लेंगी मेमोरी सेल्स, और जब वो अगली बार आएंगे तो उनको ट्यूशन करके फ्री में भगा देंगी, है ना। तो टीकों का बेसिकली ये काम होता है, और इसीलिए शरीर की तृतीय सुरक्षा पंक्ति यानी कि थर्ड डिफेंस लाइन होती है ये प्रतिरक्षा जो होती है हमारी प्रतिरक्षा तंत्र। ठीक है, चलो फिर इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि अपने शरीर की कोशिकाओं, है ना, जिसको हम सेल्फ सेल बोलते हैं, और बाहर से आने वाली कोशिकाओं को पहचान कर उन्हें मार देती है। हमारी जो प्रतिरक्षा तंत्र है इसको एक ये सिद्धांत को फॉलो करती है, एक थ्योरी को फॉलो करती है, जिसको हम कहते हैं अपना पराया सिद्धांत। कि जैसे हम होते हैं ना, हमको मालूम होता है कि ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है। हम डिफरेंस कर सकते हैं दोनों के बीच में कि कौन अपना है कौन पराया है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है ना, ये भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसको मालूम होता है कि कौन हमारा अपना है और कौन पराया है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, चलो 4 विशेषताएं बताई मैंने आपको ना अभी कि इसकी 4 विशेषताएं होती हैं। तो ये 4 विशेषताएं देख लेते हैं कि कौन कौन सी हैं। पहला प्रतिजनी विशेषता आती है। तो यहाँ पर क्या होता है, शरीर में प्रवेश करने वाले रोगजन को, चाहे वो जीवाणु है, वायरस है, कवक है, इनके बीच पाए जाने वाली विभिन्नताओं को पहचान लेती है। ये क्या काम कर रही है प्रतिजनी विशेषता, कि चाहे वो जीवाणु है, विषाणु है, कवक है, प्रोटोजोआ है, एल्मिंथ, कोई भी है, इसको मालूम है कि कौन सी कोशिका किसकी है। ठीक है, दूसरा प्रतिरक्षात्मक स्मृति, यानी कि इसके पास मेमोरी रहती है, सेव रहता है, इसको याद रहता है कि पहले कौन आया था। तो हमारे शरीर में जब पहली बार रोगजनक प्रवेश करते हैं, जब पहली बार रोगजनक प्रवेश करते हैं तो निम्न तीव्रता की अनुक्रिया होती है, जिसे प्राथमिक अनुक्रिया कहते हैं। पहली बार कोई रोगजनक आपके शरीर में आया, उसके अगेंस्ट में हमने कोई इंजेक्शन लगवाया, दवाई खाई, ठीक है, उससे क्या हुआ, प्रतिरक्षा तंत्र में थोड़ी एक्टिविटी हुई, लेकिन बहुत स्लो होती है वो जब पहली बार में होगी। और जो स्लो एक्टिविटी हो रही है उसको हमने क्या नाम दिया, उसको हमने नाम दिया प्राथमिक अनुक्रिया। ठीक है, लेकिन जब प्रतिरक्षा प्रणाली किसी विशिष्ट बाह्य कारक से मुकाबला करती है, कारक, तो उपार्जित प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है और बाह्य आक्रमणकारी कारक को शरीर से बाहर निकाल देती है तथा इस प्रथम लड़ाई या मुकाबले की याददाश्त या स्मृति को बनाए रखती है। मतलब ये कोशिकाएं क्या करती हैं, ये याद रखती हैं कि कौन आया था, जैसे मैंने बताया, उस मेमोरी को सेव कर लेती हैं अपने पास कि ओके मुझे याद है तुम आए थे पहले, ओह तुम तो वही हो ना जो तुम पहले आए थे, जिसे मैंने मार के भगा दिया था। ठीक है, तो उसको वो याद रहता है। फिर नेक्स्ट, जिससे यही आक्रमणकारी यदि दोबारा प्रवेश करता है तो स्मृति कोशिकाएं उसे तुरंत पहचान लेती हैं, कितनी तेज होती हैं, तुरंत से पहचान लेती हैं। ठीक है, और उसके प्रथम बार की तुलना में तेजी से प्रतिक्रिया कर उसे नष्ट कर देती हैं। इसे द्वितीयक या पूर्ववर्ती अनुक्रिया कहते हैं। राइट,
ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर तीसरी आती है दीर्घकालिकता, यानी कि लंबे समय, दीर्घ मतलब होता है लंबा, तो किसी रोग विशेष के प्रतिरक्षी एक बार बनने के बाद लंबे समय तक बने रहते हैं और रोग से प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर आती है स्वयं तथा अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद, यानी कि जैसे मैंने कहा अपना पराया सिद्धांत ये फॉलो करते हैं, इनको मालूम होता है कि हमारी कोशिकाएं कौन सी हैं और कौन सी नहीं हैं, इनको मालूम रहता है ना। ये स्वयं तथा अन्य कोशिकाओं के मध्य विभेद करती हैं। इस प्रतिरक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जिसमें ये अपने शरीर की कोशिकाओं व बाहर से आई कोशिकाओं में विभेद करती हैं तथा अपनी कोशिकाओं को बचाते हुए जो बाहर से कोशिकाएं होती हैं उनको नष्ट कर देती हैं, उनको मार देती हैं। इसे अपना पराया सिद्धांत भी कहते हैं और सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता सर फ्रैंक मैकफार्लेन बर्नेट 1899 से 85 ने बताया था। ठीक है, इतनी चीज किसको समझ में आई ये बताओ पहले। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर हुआ? हाँ पूछो, क्या क्या सवाल है, पूछो पूछो। हाँ हाँ जी बोलो। बेटा भोकाल में तो वन शॉट ऑलरेडी चल रहा है ना, बोलो बेटा। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? देखो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ना टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, वहां पर आपको वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, इसकी पीडीएफ वगैरह सब वही मिलेंगी आपको। ओके, हाँ बताओ बताओ जल्दी। भाई चैप्टर 11 पे पहुंचने तो दो, तभी तो कराऊंगी। ठीक है ना? चलो आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद हमारे पास एक चीज आती है, कहाँ चली गई, यहाँ पे। अगर हम अपनी प्रतिरक्षा तंत्र की बात करते हैं, देखो तो दो तरह की कोशिकाएं हमें वहां पे मिलती हैं। एक होती है आपकी लसीकाणु और दूसरी होती है प्रतिजन प्रदर्शक कोशिका। ठीक है, ये दो तरह की कोशिकाएं होती हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर सबसे पहले लसीकाणु की बात करती हूँ मैं, तो लसीकाणु में क्या है, जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट। ठीक है, तो एक स्वस्थ मानव शरीर की रक्त में लसीकाणु होते हैं, जो क्या होती है, एक प्रकार की WBC होती है। तो याद रखना लसीकाणु कैसी होती है, एक प्रकार की WBC होती है ना। ठीक, ये कुल WBC का 20% भाग बनाती हैं। ये जो लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है, ये क्या करती है, जो कुल WBC होता है उसका 20%, कुल WBC का 20% पार्ट बनाती है। ठीक है, ओके। अगर एक सामान्य युवा की बात करते हैं ना, सामान्य युवा, तो इसमें कितनी होती है लसीकाणु? हाँ, 10 की पावर 11, यानी कि जिसको आप कह सकते हो अरबों में, 1 अरब, 1 अरब। इमेजिन कर सकते हो आप, 1 अरब एक सामान्य युवा में, है ना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, यहाँ लिखा भी है मैंने, इसको यहाँ ना लिख के ना, इसको यहाँ लिखेंगे। सामान्य युवा में 1 अरब और भ्रूण में इनका निर्माण यकृत व थाइमस में होता है, जबकि वयस्क में निर्माण इनका अस्थि मज्जा व लसिका ग्रंथि। अस्थि मज्जा क्या होता है? बोन मैरो। ठीक है, अस्थि मज्जा का मतलब होता है बोन मैरो, राइट। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझाती हूँ मैं आपको कि भाई लसीकाणु की जब मैं बात कर रही हूँ तो लसीकाणु में ना 2 चीजें आती हैं। ठीक है, लसीकाणु में क्या आता है आपका, एक तो टी लिम्फोसाइट आता है, टी लिम्फोसाइट, पहली चीज तो ये आ गई, है ना। एक टी लिम्फोसाइट होता है और दूसरा क्या होता है, बी लिम्फोसाइट,
लिम्फोसाइट। ठीक है यार, एक बात बताओ, मैं आगे बढ़ने से पहले ना एक चीज पूछना चाहूंगी कि आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब ये चीज महसूस नहीं होती ना कि आपके टीचर्स यहाँ सामने खड़े होके कितना मेहनत कर रहे हैं? लिटरली लगभग 2 घंटे होने वाले हैं और 4 मिनट बाद कि लगातार 2 घंटे से मैं बोल रही हूँ, है ना, कि चैप्टर खत्म हो जाए, मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, लेकिन आप लोग हो कि मतलब पढ़ने को तैयार ही नहीं हो। अच्छा ऑनेस्टली मुझे एक चीज बताओ, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि क्या आप लोगों को थोड़ा भी नहीं लगता कि यार सामने वाला बंदा इतनी मेहनत कर रहा है आपके लिए, तो आप लोग पढ़ लो तमीज से? हाँ क्यों बताओ ना, आप लोगों को जरा भी महसूस नहीं होता ना? भाई अगर कोई सामने वाला बंदा मेरे लिए इतना एफर्ट करे ना, मेरे लिए इतनी मेहनत करे ना, तो मैं तो गिल्ट में ही मर जाऊं कि यार ये इंसान मेरे लिए कितनी मेहनत कर रहा है और मैं इसकी सुन नहीं रही हूं। क्यों? तो एक बात खुद सोचो ना, जब आप लोग कहते हो मैम आप लोग हमारे लिए ये करो, आप लोग हमारे लिए वो करो, तो हम क्यों करें? एक रीजन दो कि क्यों करें। आप लोग अपनी बकवास में लगे हुए यार, मतलब 2-3 बार तो मैं समझा चुकी हूँ बेटा, सीरियस हो जाओ पढ़ाई के लिए, बोर्ड एग्जाम है, आपका करियर धरा का धरा रह जाएगा अगर आपके नंबर नहीं आए। फिर आप लोग वो बच्चे हो ना जो रोगे कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हुआ है, हमारे साथ तो वैसा हुआ है, स्कूल वालों ने नंबर नहीं दिया, हमने तो ऑनलाइन पढ़ना चाहा था, ऑनलाइन ढंग से नहीं पढ़ाया, ट्यूशन वाले ने नहीं पढ़ाया। ये भी नहीं कह सकते कि माँ बाप ने फोन नहीं दिया है, माँ बाप फोन की फैसिलिटी भी दे रहे हैं। मतलब एक होता है ना कि यार इमोशंस, क्या सामने वाला मेरे लिए कर रहा है, तो एक रीजन दे दो कि हम क्यों पढ़ाएं आपको 3 घंटे, एक रीजन दे दो। दांत दिखाने से कुछ नहीं होता बेटा, ठीक है? आज जो आप लोग यहाँ हंस रहे हो ना, यकीन मानो जब आप लोग इस स्टेज से बाहर आ जाओगे ना उतना ही रोओगे, मैं सच बता रही हूँ। क्योंकि पता है ये जो हमारी नेचर है ना, हमारा यूनिवर्स है, ये कैसा है कि जो हम करते हैं ना उसका फल हमको जरूर देता है। सच मानना, समझा रही हूं मैं ये चीज ताकि आप गलतियां ना करो। यूनिवर्स हमको हर चीज सूद समेत लौटाता है, सूद समेत, इंटरेस्ट के साथ। तो अगर थोड़ा सा सीरियस होना चाहते हो तो भाई पढ़ाई के लिए हो जाओ और ये सब चीजें मत करो, वरना आप खुद सोचो ना भाई कि काहे को इतनी मेहनत करेंगे हम आपके लिए। हाँ भाई अगर YouTube पैसा दे रहा होता ना, हर दूसरा आदमी पैसा कमा रहा होता YouTube से, ठीक है? तो ये जो सोच है ना इसको बदलो। अगर आपको लगता है YouTube ऐसा पैसा देता है तो आप YouTube चैनल खोलो, खोलो, चलो मैं सब्सक्राइब करूंगी आपको। और बताओ अगर YouTube ऐसा पैसा दे रहा है तो, और आपको मतलब ये नहीं दिखता कि आपके टीचर्स यहाँ खड़े होकर इतनी देर से बोलते हैं, मेहनत कर रहे हैं, भाई क्यों कर रहे हैं? कौन से तुम हमारे सगे भाई बहनों की हमें कोई फर्क पड़ रहा होगा कि भैया तुम पास हो जाओ, मेरा भाई ना पढ़े तो मैं 2 चपेट उसके मारूं कि तू पढ़ क्यों नहीं रहा? तो भाई शुभ भाई साहब, अगर आपको लगता है तो आप अभी खोलो यूट्यूब, अपने लिए यूट्यूब चैनल खोलो, ठीक है? मैं सब्सक्राइब करूंगी और भी सब्सक्राइबर लेकर आऊंगी मैं आपके लिए। और बताओ, कमाओ पैसा अगर है हिम्मत तो। अगर लगता है कि फ्री में कोई चीज मिल जाती है ना बेटा, तो फ्री में तो भीख भी नहीं मिलती है, याद रखना। उसके लिए भी इंसान हाथ फैलाता है 50 लोगों के आगे भीख मांगने को, तब उसको कहीं दिन के 50 रुपए मिलेंगे, ठीक है? समझ रहे हो? मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती, तो ये तो पढ़ाई है, पढ़नी पड़ेगी। तो इसीलिए बेटा थोड़ा सा सलीका सीखो कि जितनी हिम्मत यहाँ फालतू बकवास लिखने की करते हो ना, उतनी हिम्मत टॉप करने की दिखा दो, तो मैं बोलती हूँ कि हाँ आप में दम है कि ये बच्चा टॉप कर गया। ठीक है? तो इसलिए बदतमीजी को थोड़े दिन साइड रख दो, दिखाओ बदतमीजी जितनी दिखानी है, इतनी दूर खड़े होकर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता हम लोगों को, ठीक है? लेकिन बात आपके करियर की है, हमारी नहीं है, आपकी नहीं, बात करियर की है। क्योंकि ये जो सब चीजें कर रहे हो ना, बाद में जाके रिग्रेट करोगे कि यार काश कोई समझा देता। अच्छा तुम लोगों को ना
एक और एग्जाम्पल देती हूँ, मैं आज ही का एग्जाम्पल देती हूँ कि आज ना क्या है कि मैं सुबह उठी, ठीक है, जो मेरे यहाँ दीदी काम करने आती है वो काम करके मस्त काम करके चली गई 8 बजे तक, मैं फ्री हो गई। मैंने सोचा यार खाना ही तो बनाना है ना, बना लूंगी। और यकीन मानना 8 बजे से कब वो 10 बज गया ना, इंस्टाग्राम की रील देखते देखते 2 घंटे मुझे पता ही नहीं चला। सच बता रही हूँ, आज ही का एग्जाम्पल दे रही हूँ कि 2 घंटे कब बीत गए ना बेटा मुझे पता ही नहीं चला। और फिर 10 बजे मुझे याद आ रहा है शिट खाना बनाना था, वरना ऑफिस में लंच क्या करूंगी। फिर उठी हूँ, उठ के फटाफट लंच बनाया है और इतनी हबड़ तबड़ हुई, तब मुझे रियलाइज हुआ शिट यार मैंने 1.5-2 घंटा बर्बाद कर दिया, इससे अच्छा मैंने खाना बना लिया होता तो टाइम से निकल जाती। सोच रहे हो आप कि तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने समय बर्बाद किया, पर फायदा क्या था ना, समय तो निकल गया था, समय निकल गया था। आधा अधूरा खाना बनाया और लेकर आ गई। ठीक है, तो जब समय बीत जाता है फिर रियलाइजेशन होने का कोई फायदा नहीं है। क्या बात है आर्यंश सेंगर, बहुत बढ़िया बात बोली भाई इसने, बहुत बढ़िया कि मैडम अगर सब पढ़ लेंगे, सब पीएचडी कर लेंगे तो सब पैसा कमा लेंगे, वरना अगर जो नहीं पढ़ेंगे वो लेबर बनेंगे। सब पढ़ ही लेंगे तो लेबर कौन बनेगा। क्या बात है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो चलो यहाँ पर हमारे पास टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट आ गई है ना। तो टी लिम्फोसाइट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको टी सेल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, टी सेल्स। और जो बी लिम्फोसाइट है इसको हम क्या बोलते हैं, बी सेल्स। ठीक है, टी सेल्स और बी सेल्स कहते हैं। अब यहां पर ये उत्पन्न कहां से होती हैं, पहली चीज, ठीक है, और परिपक्व कहां पर हो रही हैं। दो चीजें, उत्पन्न और परिपक्व। ठीक है, तो ये उत्पन्न कहां से होती है भाई, अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा। ठीक है, यानी कि जिसको हम बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, और ये आपका परिपक्व कहां हो रही है, थाइमस ग्रंथि में हो रही है। ठीक है ना, थाइमस ग्रंथि में हो रही है, राइट। चलो अब ऐसे ही सेम हमारे पास क्या आता है, यहां पर ये उत्पन्न कहां पर हो रही है ना, और परिपक्व कहां पर हो रही है। दोनों चीजें, राइट। कहां होती है, अस्थि मज्जा। ठीक है, उत्पन्न कहां हो रही है, अस्थि मज्जा, और परिपक्व कहां पर हो रही है, ये अस्थि मज्जा में ही होती है। करेक्ट, बिल्कुल, ये दोनों चीजें याद रखना। ठीक है, बहुत बार पूछ ली जाती हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स हमारा आता है एक तो बोन मैरो, कि हमारी हड्डियों के बीच में क्या होता है ना, एक जगह होती है इस तरीके से, जिसके अंदर क्या होता है, तरल पदार्थ होता है। उस तरल पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं, बोन मैरो कहते हैं। ठीक है, दूसरा आता है थाइमस, थाइमस ग्रंथि होती है हमारी, है ना, हम उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो, चलो, थाइमस व लाल अस्थि मज्जा प्राथमिक लसिका अंग व लसिका ग्रंथियां प्लीहा, टॉन्सिल, छोटी आंत के पेयर, पैच, लसिका ऊतक जिसको मॉल्ट कहते हैं, ये द्वितीयक लसिका अंग के उदाहरण हैं। ठीक है, कि मतलब थाइमस और अस्थि मज्जा किसके उदाहरण हैं, ये एक तो ये आ गया हमारे पास, प्राथमिक लसिका अंग के उदाहरण है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहां से, तो ये क्या है, ये यहां आ जाएगा, इतना ऐसे, ये दोनों अलग अलग है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ओके। चलो, दो प्रकार के होते हैं, टी लसिकाणु जो मैंने अभी बताया, टी कोशिका, बी लसिकाणु यानी कि आपकी बी कोशिका, जैसे मैंने अभी बताया। ठीक, दोनों ही प्रकार के लसिकाणु का उद्भव वयस्क की अस्थि मज्जा द्वारा होता है, परंतु अगर इसके परिपक्वन यानी मैच्योरेशन की बात करते हैं अपन, तो ये कहाँ होता है, ये अलग अलग अंगों में होता है। प्राथमिक एवं द्वितीयक प्रतिरक्षा अनुक्रियाएं हमारे रक्त में पाई जाने वाली बी लसिकाणु और टी लसिकाणु द्वारा होती हैं। ठीक है,
ये सब तो हमने पढ़ ही लिया था अभी। फिर कहाँ चला गया हमारा ये। फिर उपार्जित असंक्रमता के प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, उपार्जित असंक्रमता के प्रकार देख लेते हैं। बेटा अभी तो 1 घंटा और झेलना पड़ेगा आपको मुझे। ठीक है, 1 घंटा और झेलना पड़ेगा। ठीक है, हाँ भाई आयुष यादव, मुझे भी पता चल गया कि तुम मुझे कितना मानते हो। और बताओ है क्यों? चलो, तो पहला आपके पास आता है कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम सेल मेडिकेटेड इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, CMIS। और दूसरा प्रतिरक्षी मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी सिस्टम यानी कि AMIS या तरल प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं। ठीक है, 2 तरीके के प्रतिरक्षा तंत्र पाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले कोशिका मध्यवर्ती की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर देखो, पता है इस चैप्टर का सबसे ज्यादा टफ पार्ट कौन सा है? यही वाला है, इसीलिए इसका थ्योरी समझो। सबसे ज्यादा टफ पार्ट यही है, नहीं समझोगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो कोशिका मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र T कोशिकाओं पर निर्भर करता है। तो ये किसके ऊपर निर्भर करता है? T कोशिकाओं पर। T कोशिकाएं कुल लसिकाणुओं का 70% पार्ट होती हैं। जब प्रतिजन किसी T कोशिका के संपर्क में आते हैं तो T कोशिका का विशिष्ट समूह, जिसे हम T सहायक कोशिका कहते हैं, क्या कहते हैं? T सहायक कोशिका। ये क्या होता है? सक्रिय, यानी कि क्या हो जाता है? ये एक्टिव हो जाता है। और यह सक्रिय सहायक कोशिका तब T कोशिका विष कोशिका को प्रेरित करती है। यानी कि जैसे ही कोई यहाँ पर आया, ठीक है, जीवाणु है, विषाणु है, कुछ भी आया यहाँ पर, इसने क्या काम किया? जो विष कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, यानी कि टॉक्सिक सेल्स होती हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं। ये क्या करती हैं? एक्टिवेट करने का काम करती हैं, एक्टिवेट कर देती है। ठीक है, फिर ये जो T कोशिका विष कोशिका अपने लक्ष्य कोशिका यानी टारगेट सेल पर आक्रमण करती हैं। अब ये जो T कोशिका जो होती हैं, विष कोशिका वाली, ये अपने टारगेट सेल जो होती है, कोशिका जो होती है जिसको टारगेट करना है, उसके ऊपर क्या करेंगी? आक्रमण करेंगी। ठीक है, फिर क्या होगा कि संक्रमण युक्त कोशिका जो होती है वो उसको मारने का काम करती है। हाँ, ठीक है, फिर T कोशिका विष कोशिका इस संक्रमण को मार देती हैं और जिससे संक्रमण करने वाले रोगाणु का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है। ऑब्वियस चीज है, जो आपका क्या बोलते हैं उसको, हम क्या कहते हैं, कहाँ चला गया? हाँ, रोगाणु का जीवन चक्र पूरा नहीं हो पाता है, उससे पहले ही वो मर जाता है। जब जीवन चक्र उसका पूरा ही नहीं होगा तो वो जीवन चक्र में आगे अपनी संतति मतलब बच्चे कैसे पैदा करेगा? सिंपल सी चीज है ना। तो जब उसके आगे सब पीढ़ी बढ़ेगी ही नहीं तो भाई रोगाणु भी वहां पे जो है अपने आप ही पूरी उनकी फैमिली प्लानिंग खत्म हो जाएगी और क्या होगा? फिर हम बच जाएंगे। सिंपल सी चीज है, संख्या नहीं बढ़ा पा रहे हैं वो अपने। ठीक है, इसके द्वारा कैंसर कोशिकाओं, टीबी यानी कि ट्यूबरक्लोसिस, कुष्ठ और रिक्सिया और कैंडिडियस और ब्रूसेलोसिस व अन्य रोगों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। अर्जित प्रतिरक्षा को अनुकूलित प्रतिरक्षा या अभिग्रहित प्रतिरक्षा भी कहते हैं। 2 प्रकार की होती है, सक्रिय और निष्क्रिय, यानी कि एक्टिव और पैसिव, 2 टाइप की होती हैं। ठीक है, ओके। अगर मैं सक्रिय की बात करती हूं तो देखो, सक्रिय में आपके पास क्या आ जाएगा? ये विशिष्ट रोगाणु या उनसे निर्मित टीके, जिन्हें हम वैक्सीन बोलते हैं, द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। ये कैसे मिलेंगी आपको? जब आप वैक्सीन लगवा कर आओगे, ये तब आपको मिलेंगी। ठीक है, जिससे व्यक्ति की कोशिकाएं प्रतिक्रिया करती हैं। यानी कि जैसे ही टीका लगता है आपको, अब सपोज करो कि कोई बीमारी है आपको, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको इंजेक्शन लगाया और उस इंजेक्शन लगने से क्या हुआ? आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील हुआ। क्यों? क्योंकि उस इंजेक्शन की वजह से आपकी बॉडी में क्या हुआ? बहुत सारे केमिकल चेंजेस हुए, आपकी बॉडी ने प्रतिक्रिया करनी शुरू कर दी, है ना। तो उससे आपको अच्छा महसूस होने लगा। तो इस प्रकार की प्रतिरक्षा के कोई दुष्प्रभाव नहीं होते हैं, परंतु धीमी गति से कार्य करती है और प्रतिरक्षण उत्पन्न होने में अधिक समय लेती है। ठीक है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है और बहुत स्लोली ये वर्क करेगी आपके ऊपर। चिकन पॉक्स हो गया, जिसको आप माता कहते हो, कर्णमूल यानी कि जिसको आप मम्प्स कहते हो, पोलियो हो गया, टिटनेस हो गया, इनके उपचार के लिए काम में ली जाती है ऐसी वैक्सीन कि बच्चे के पैदा होते ही ये ढेर सारी वैक्सीन बेचारे को लगा देते हैं, है ना।
हाँ, इनके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। फिर निष्क्रिय यानी कि पैसिव बोलते हैं, तो इसमें मनुष्य या अन्य जंतु के सीरम से पहले निर्मित प्रतिरक्षियों को संक्रमित मनुष्य में इंजेक्शन द्वारा पहुंचाया जाता है, जिससे ये अति शीघ्रता से प्रतिरक्षण उत्पन्न कर देती है। मतलब कि इसमें क्या कर रहे हैं हम, कोई मनुष्य है या कोई अन्य जंतु है, उसके सीरम से पहले निर्मित, यानी कि इसके जो सीरम है उससे हमने बनाया है, कुछ डोज बनाया है, और जो मनुष्य है जो इन्फेक्टेड है उसके अंदर उसको डाला है हमने, उससे क्या हुआ है, अति शीघ्रता यानी कि बहुत जल्दी से हमको रिजल्ट मिल गया, क्योंकि पहले से तैयार प्रतिरक्षियों का उपयोग किया जा रहा है, इसीलिए इसके दुष्प्रभाव यानी कि साइड इफेक्ट यहाँ पर हो सकते हैं, परंतु इसका प्रभाव त्वरित होता है, लेकिन ये बहुत जल्दी आपको प्रभाव दिखाएगा। जैसे हमने बात करी पिछला वाला कि उसने कम स्लोली कर रहा था, ये फास्ट कर रहा है बहुत ज्यादा। तो जैसे हेपेटाइटिस हो गया, रेबिस हो गया, रुबेला बुखार है, सांप का विष है, डिप्थीरिया है, आदि रोगों में इनको क्या क्या है, उपचार में लाया जाता है ना। चलो नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास क्या आता है, कहाँ चला गया, कहाँ, यस, फिर सेकंड हमारे पास आता है क्या, प्रतिरक्षी मध्यवर्ती प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको हमने क्या बोला, AMIS बोला, ठीक है, AMIS बोला। तो यहां पर क्या हो रहा है कि यह प्रतिरक्षा तंत्र कोशिकाओं द्वारा नियंत्रित होता है। कौन सी कोशिकाओं द्वारा, B कोशिकाओं द्वारा। पहला वाला क्या बोला था हमने, हाँ, पहला वाला T कोशिकाओं के द्वारा हो रहा था, ये वाला कैसे हो रहा है, ये B कोशिकाओं के द्वारा हो रहा है, ये चीज याद रखना। जब B लसीकाणु शरीर में एंट्री मारते हैं तब प्रतिजन जैसे जीवाणु, विषाणु, विषैले पदार्थ के संपर्क में आ जाते हैं, तो एक विशिष्ट प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन यानी कि ग्लोबुलिन का स्रवण करते हैं ये, है ना। और ये जो ग्लोबुलिन है, प्रोटीन रक्त, लसिका व उत्तक द्रव में संचरित होकर रोगाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं ये, ठीक है। हाँ, जो पहला वाला पढ़ा था वो टी कोशिका था, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट के बारे में बात करी थी। ये वाला किस पे, बी कोशिका यानी कि बी लिम्फोसाइट के ऊपर ये डिपेंड करता है, ठीक है, कंट्रोल होता है। फिर जो ग्लोबुलिन प्रोटीन है हमें प्रतिरक्षा यानी कि इम्यूनिटी देता है, इसीलिए प्रतिरक्षी ग्लोबुलिन IG यानी कि इम्यूनोग्लोबिन प्रोटीन भी कहते हैं इसको, ठीक है। चलो ठीक है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या होता है, प्रतिरक्षी अणु की संरचना की बात करोगे तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये इसकी संरचना है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कि कैसा है ये मैं बता देती हूँ, ठीक है, कि ये प्रतिजन क्रिया स्थल है, यानी कि कोई भी प्रतिजन है वो यहाँ आके क्रिया करेगा, है ना। ये भी वही है, क्रिया स्थल है, ठीक है। फिर यहाँ पर दो तरीके की क्या होती है, श्रृंखलाएं होती हैं। अच्छा, दो तरीके की श्रृंखलाएं हैं, ये वाली होती है हल्की श्रृंखला जिसको हम कहते हैं लाइट चेन, ठीक है। भारी श्रृंखला यानी कि हैवी चेन, ठीक है, लाइट चेन और हैवी चेन होती है, ठीक है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये डायग्राम क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए भाई ध्यान रखना, ठीक है। अब ये वाला जो होता है, ये वाला जो हिस्सा होता है, ये कैसा होता है, स्थिर होता है, यानी कांस्टेंट होता है ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्थिर होता है, कांस्टेंट जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये जो ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये कैसा होता है, परिवर्तनशील होता है, यानी कि अस्थिर होता है। ये वाला हिस्सा कैसा है, परिवर्तनशील, क्योंकि जितने भी जो भी आके जुड़ेंगे वो यहीं जुड़ेंगे, इस वाले में प्रतिजन जुड़ेंगे वो यहीं जुड़ेंगे, सिंपल सी चीज है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे कुछ ना कुछ परिवर्तन होता रहता है, बट यहाँ कुछ नहीं जुड़ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये डायग्राम बनाने को बहुत बार आ जाता है, तो इस डायग्राम पे फोकस कर लेना भाई, इसको अच्छे से बनाना सीख लेना, ठीक है। देखो इस तरीके से आपको ये 5 टाइप के देखने को मिलेंगे, है ना, 5। एक तो IgM हो गया, IgD हो गया, IgG हो गया, IgA और IgE। इसको याद करने का एक तरीका बताती हूँ, ठीक है, याद करने का, GAMED, ठीक है, गेम D यानी कि IgG, IgA
ए, IgM, IgE, ठीक है, IgD, गेम डी। इस तरीके से आपको क्या मिल गए, 5 मिल गए हैं, है ना, यही 5 होते हैं ना, ठीक है। नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो आप इसको कैसे याद रखो, गेम डी के नाम से याद रखोगे, GAME, गेम डी, ऐसे याद करो इसे, करेक्ट, बिल्कुल ऐसे याद करना, ठीक है ना। तो अगर मैं IgG की बात करती हूं तो ये कितना होता है, हाँ कितना होता है, इसकी बात करूंगी तो ये आपको 70 से 80% मिलेगा, ठीक है। IgA कितना मिलेगा आपको, 5 से 10% मिलेगा ये, ठीक है। अगर मैं IgM की बात करूंगी तो ये कितना मिलेगा आपको, 2 से 5% तक मिलेगा सिर्फ, ठीक है। IgE की बात करूंगी तो ये भी 2 से 5% है, और IgD की बात करूंगी तो सबसे कम यही होता है, सबसे कम कितना होता है, 0.02%, ठीक है, 0.02% हो जाता है, राइट। चलो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा ये देखो प्रमुख लक्षण एवं उपस्थिति यहां पे मैंने इस डायग्राम में दे दी है, तो प्लीज इस डायग्राम को पढ़ लेना कि कौन सी चीज किसके प्रमुख लक्षण है और कहां पर उसकी उपस्थिति है, तो ये चीज आप देख लेना, ओके। इंपॉर्टेंट लिख देती हूं, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट बढ़ जाते हैं आगे, संरचना देख लेते हैं इसकी कि भाई रक्त सीरम में पाए जाने वाली एंटीबॉडी को प्रतिरक्षा ग्लोबुलिन या इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि IG कहा जाता है। प्रत्येक इम्यूनोग्लोबुलिन की संरचना में 4 पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन श्रृंखलाएं होती हैं, जिनमें 2 लंबी श्रृंखलाएं होती हैं और जिन्हें भारी श्रृंखला या H चेन कहते हैं, हैवी चेन, 2 छोटी या हल्की श्रृंखला जिन्हें L चेन या फिर लाइट चेन कहते हैं, ठीक है। डायग्राम में यही मैंने आपको बताया है ना। ये चारों प्रोटीन श्रृंखलाएं एक साथ पाई जाती हैं और वाई के आकार ऐसे बनाती हैं, ऐसे करके। इसमें प्रतिरक्षी की पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं डाइसल्फाइड, अब मैंने बताया ये ऐसे करके ऐसे होता है ना, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं, ठीक है, और असंयोजी बंधों से द्वारा आपस में जुड़ी रहती हैं। निचला हिस्सा क्या है, इसका टेल होता है जो स्थिर होता है और अपरिवर्तनशील है ना, और यहाँ पर भारी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं का बना हुआ होता है। वाय की ऊपर वाली श्रृंखलाओं पर प्रतिजन बंध बनाने वाले स्थल होते हैं, जिन्हें हमने प्रतिजन संलग्नी स्थल कहते हैं। जो विशिष्ट प्रतिजन इनके साथ ताला कुंजी यानी कि लॉक एंड की की तरह बंध बना लेते हैं और प्रतिजन को अपने ऊपर चिपका लेते हैं। मतलब ये ऐसे करके ऐसे है ना, अगर ये तो जो प्रतिजन आएगा तो वो उसके अंदर ऐसे फंसेगा, ऐसे फंसेगा, तो लॉक एंड की ऐसे हो गया, लॉक एंड की, ठीक है, ऐसे बनाते हैं ये। इस प्रकार प्रतिजन प्रतिरक्षी सम्मिश्र का निर्माण हो जाता है ना, और प्रत्येक प्रतिजन पर प्रतिरक्षियों को अपने ऊपर चिपकाने और उनके अनेक प्रतिजन निर्धारण स्थल पाए जाते हैं, जिनकी सहायता से प्रतिरक्षियों से वो जुड़ा रहता है। तो यहाँ पर कभी कभी पूछ लिया जाता है कि लॉक एंड की यानी कि ताला और कुंजी जो थ्योरी है वो कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर प्रतिजन की संरचना, ये जो है आपका, ठीक है, इसकी संरचना में पाई जाती है, प्रतिरक्षी प्रोटीन ग्लोबुलिन की संरचना में, ठीक है। तो छोटी श्रृंखलाओं का आणविक भार कम होता है, ये याद रखना, ठीक है, इसलिए इन्हें हल्की श्रृंखलाएं कहती हैं यानी कि लाइट चेन। और जो बड़ी श्रृंखलाएं जिनको हम हैवी चेन कहते हैं उनका भार ज्यादा होता है। फिर इम्यूनोग्लोबिन अणु H श्रृंखला 440 अमीनो एसिड, L श्रृंखला जो होता है 220 अमीनो एसिड इकाइयों से बना हुआ होता है। दोनों श्रृंखलाओं पर 2 विशिष्ट क्षेत्र पाए जाते हैं, स्थिर भाग और क्षेत्र यहाँ पर होता है, और परिवर्तनशील भाग और यह परिवर्तनशील क्षेत्र यहाँ पर होते हैं, ठीक है। ओके, अब आ जाते हैं भाई यहाँ से अपनी खतरनाक चीजों के ऊपर मोड़ ले लेते हैं। इस दुनिया में बहुत सारी खतरनाक बीमारियां हैं, और उन सभी में से यहाँ भी ये भी एक खतरनाक बीमारियों में से एक है, जिसका नाम है HIV एड्स, ठीक है।
तो जो लोग जा रहे हैं, अरे जीत भाई कहाँ जा रहे हो तुम, थोड़ा सा तनिक ज्ञान ले लो, बहुत ज्ञान यहाँ पर आपने दिया है, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ भी ज्ञान ले लो अब, क्योंकि एड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो भाई बहुत खतरनाक बीमारी है जिसके बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि एक्चुअली में चीजें क्या हैं क्या नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर मैं एड्स शब्द की बात करती हूं तो एड्स शब्द क्या है, हाँ क्यों, कि भाई एड्स शब्द उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता, उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण यानी कि एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम के लिए प्रयुक्त होता है। एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कई बार कि एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, ठीक है, तो एड्स की फुल फॉर्म आप लोग याद कर लेना, ठीक। इसका मतलब है कि प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता, न्यूनता मतलब कमी होना, जो व्यक्ति के जीवन काल में उपार्जित होती है और जो इस बात का संकेत है कि ये न्यूनता कोई जन्मजात रोग नहीं है। तो यस, एड्स कोई जन्मजात रोग नहीं है। एड्स कैसे होता है, इंसान की गलतियों के कारण, ठीक है, इंसान की गलतियों के कारण होता है, ठीक है। एड्स का सबसे पहले 1981 में पता चला था और जो लगभग पिछले 25 वर्षों में सारे विश्व में फैल गया है। इस रोग से 2,50,00,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ओह शिट, इट्स अ बिग नंबर, 2,50,00,000, सोच सकते हो आप, हाँ 2,50,00,000 व्यक्तियों की मृत्यु अब तक हो चुकी है, तो कितना डेंजरस है ये। एड्स एक विषाणु रोग है जो मानव में प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु यानी कि HIV, जिसको ह्यूमन डिफिशियंसी वायरस के नाम से जानते हैं, के कारण होता है। HIV विषाणुओं के उस समूह में आता है जिसे पश्च विषाणु यानी कि रेट्रोवायरस कहते हैं। क्या कहते हैं अपन, रेट्रोवायरस कहते हैं, ठीक है, जिनमें RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। यहाँ पर RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण पाया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ओके। तो यहां पर देखो ये इस तरीके से क्या करता है, बाहर से आता है और यहां देखो जो इस तरीके से इसका हमारे पास हमारा ये रहा, बाहर से आएगा, ये यहां जाके देखो अंदर आके केंद्रक के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये हमारी चीजों पे अपना हक जमा लेता है। क्या कर रहा है, हमारी चीजों पे अपना हक जमा ले रहा है। एक मिनट देना मेरे को जरा, क्या है ये, क्या है ये, एक व्यक्ति, हाँ करेक्ट 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 करेक्ट, एक मिनट बस। देखो अब यहां पर हम बात करते हैं एड्स की। आई 5 क्यों लिख दिया मैंने, चलो एड्स की बात करते हैं, ठीक है। तो एड्स में यहां पर क्या होता है कि उपार्जित प्रतिरक्षा अभाव संलक्षण है, जिसका मतलब, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो यहां पर क्या होता है कि जो एड्स है, यहां पर जो एड्स है, तो याद रखना एड्स डे कब मनाया जाता है, पहले तो याद रखो एड्स डे, जवाब दो कब मनाते हैं, हाँ एड्स डे कब मनाते हैं, बताओ बताओ बताओ, एड्स डे कब मनाते हैं हम लोग, किसको मालूम है। एड्स डे कब मनाते हैं, वेरी गुड काजल श्रीवास्तव, बहुत बढ़िया बेटा, ठीक है। नव्या, हाँ 1 दिसंबर, ठीक है, 1 दिसंबर को मनाते हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब यहां पे बताओ ये होता कैसे है, होता कैसे है, ये HIV से होता है, सिंपल सी चीज है, ठीक है, HIV से हो गया। नेक्स्ट कि क्या कारण हो सकते हैं इसके, क्या कारण हो, एक आधा कारण बताओ इसका, बताओ बताओ कारण बताओ इसका।
बताओ बताओ जल्दी से, इसके कारण क्या हो सकते हैं एड्स होने के? बोलो। संक्रमित व्यक्ति से, हाँ ठीक है, संक्रमित ब्लड ट्रांसफर, बिल्कुल ठीक है, ब्लड ट्रांसफर हो गया आपका। लार, जो आपका सलाइवा होता है उससे हो जाता है। वीर्य, ठीक है, लार हो गया, वीर्य हो गया, ठीक है, यानी कि ये जो होता है ये लिक्विड चीजों से होता है, रक्त, ठीक है, किससे होता है? लिक्विड। कि भाई ये बाहर से वायरस आता है, यहां देखो बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा है, अभी दिखाती हूं, देखो अभी फिर से रिपीट होगा ये, ठीक है, कि यहाँ हुआ क्या, बाहर से आया, देखो ये इन्फेक्शन, ये हमारी सेल के अंदर घुसा, इसने अपना आनुवंशिक पदार्थ हमारी सेल के अंदर छोड़ा, ठीक है, उसने हमारी ही मशीनरी का प्रयोग किया, इस वायरस ने हमारी मशीनरी का प्रयोग किया और अपने आप को क्या कर लिया? प्रतिकृति कर ली और अपनी संतति बना ली। अगर यहाँ देख सकते हो तो समझ में आ रहा होगा आपको कि ये अंदर आके इसने हमारी मशीनरी का प्रयोग किया और अपनी संतति बना ली प्रतिकृति करके, ठीक है, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं। लक्षण क्या है इसके? हाँ, आमतौर पर एचआईवी का संक्रमण निम्नलिखित से होता है। इसका संक्रमण देखो पहले, कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क में आने में, मतलब कि आपको थोड़ी मालूम है कि आप जिसके साथ रिलेशन बनाने जा रहे हो, फिजिकल रिलेशन बनाने जा रहे हो, या जिसको हम सेक्सुअल इंटरकोर्स की प्रोसेस कहते हैं, कि उसको एचआईवी है। भाई इंसानों को खुद नहीं पता होता है कि उनको एचआईवी हो गया है, ठीक है, खुद नहीं पता होता, और वो क्या करते हैं? जीता जागता एड्स की दुकान बन के घूमते हैं कि जितने लोगों के साथ रिलेशन बनाएंगे उतने लोगों को वो लोग क्या करते हैं? संक्रमित कर देते हैं। क्योंकि एचआईवी का जो सिम्टम्स है ना, वो 10 साल लग जाते हैं भाई आने में, 10 साल, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि भाई कि संक्रमित व्यक्ति से यौन संपर्क में आने से, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, संदूषित रक्त और रुधिर उत्पादों से, कि भाई किसी को जो है खून की जरूरत थी, आनन फानन में क्या किया भाई, तू दे दे। अब भैया जिससे मांगा वो तो ऑलरेडी क्या था? एचआईवी से था, उसको एड्स था, उसने उसका रक्त ले लिया, ब्लड। अब भाई जब रक्त चढ़ा, डॉक्टर ने भी खून की जांच नहीं करी, तो क्या हो गया भैया? जिसको खून की जरूरत थी उसको भी एड्स हो गया, ठीक है। संक्रमित सुइयों का साझा प्रयोग, वो नहीं होते ग्रुप में बैठ जाते हैं, है ना, पिक्चरों में मैंने बहुत देखा है ऐसे, पुरानी पिक्चरों में तो खासकर दिखाते थे कि भैया ग्रुप में बैठ गए, वो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद दिखा देंगे, ग्रुप में बैठ गए, नशे कर रहे हैं, फुल ऑन मस्ती, और खूब गाने चल रहे हैं, डांस हो रहा है ना, और क्या कर रहे हैं? एक ही सुई से सब आपस में क्या कर रहे हैं? नशे कर रहे हैं, ऐसे, ठीक है, जिसको हम इंट्रावेनस कहते हैं। फिर संक्रमित माँ से उसके बच्चे को, कि अगर किसी माँ को है तो उसकी माँ से जो है प्लेसेंटा के द्वारा जो भी रक्त वगैरह है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सब आदान प्रदान उसी से होता है, तो अपरा से क्या होता है? बच्चे में भी पहुंच जाएगा, ठीक है। अब एचआईवी का संक्रमण निम्नलिखित से होता है, इसी को आगे बढ़ाते हैं, कि इसीलिए जिन व्यक्तियों में संक्रमण होने का बहुत खतरा है वो कौन है। ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, प्लीज इसको थोड़ा सा सीरियस होकर जान लेना कि जिन व्यक्तियों में खतरा होने का है वो कैसे हैं, कि ऐसे व्यक्ति जो अनेक से मैथुन करते हैं, यानी कि ऐसे इंसान जो सेक्सुअल रिलेशनशिप ज्यादा लोगों के साथ रखते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है बी लॉयल टू योर पार्टनर, एक ही सेक्सुअल पार्टनर रखो, ठीक है। एक से ज्यादा पार्टनर रखोगे तो यहाँ पर एड्स होने के खतरे बहुत बढ़ जाते हैं। दूसरा, मादक द्रव्य व्यसनी जो अंतःशिर द्वारा ड्रग लेते हैं, यानी कि जो सुइयों से ड्रग लेते हैं ना, उनकी बात कर रहे हैं। ऐसे व्यक्ति जिन्हें बार बार रक्त जो है चढ़ाना पड़ता हो, है ना। संक्रमित मां से उनके बच्चे में। अब एचआईवी एड्स केवल छूने या शरीर के संपर्क में आने से नहीं फैलता है। ये एक गलत अवधारणा है कि अगर किसी को एड्स है और आप उसे छू लोगे तो आपको एड्स हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। जब तक उस इंसान के साथ आप सेक्सुअल रिलेशनशिप नहीं बनाओगे, ठीक है, या फिर उससे खून नहीं लोगे, ठीक है, या उसका इस्तेमाल किया हुआ कोई ब्लेड सुई आप इस्तेमाल नहीं करोगे, तब तक आपको नहीं होगा। तो अवेयर बनो इसके बारे में, और जिनको अवेयर कर सकते हो प्लीज करो। केवल शरीर द्रवित जो द्रव्य होते हैं उनसे होता है। शरीर में जो लिक्विड होते हैं, जैसे आपका ब्लड हो गया है, आपकी लार हो गई है ना, वीर्य हो गया है, या फीमेल्स में भी जो है सिक्रीशन होता है, लुब्रिकेशन होता है, ठीक है, तो इन सब चीजों से होता है सेक्स, ठीक है, ओके। चलो
आगे बढ़ते हैं। तो ये वो कंडीशंस हैं जिसकी वजह से क्या होता है, एड्स फैलता है। इसलिए ये भी जरूरी है कि शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक स्वस्थता के लिए आवश्यक है कि HIV एड्स प्रभावित व्यक्तियों को परिवार या समाज से अलग ना किया जाए। ठीक है, कि ऐसे लोगों को ऐसे हीन भावना ना फील कराया जाए कि भैया तुम्हें एड्स है। लेकिन भाई देखो, एक बात मैं बोलूंगी, गलती से एड्स होता है तो समझा जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझ के आप जो है पार्टनर्स बदल के जो है एड्स इधर उधर फैला रहे हो, वो गलत है ना। चलो सूची बनाइए कि ऐसी कौन सी परिस्थिति हो सकती है। ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। संक्रमण होने और एड्स के लक्षण प्रकट होने के बाद, ठीक है, इसमें अंतराल होता है, यानी कि एक इंटरवल होता है। ये अवधि कुछ महीनों से लेकर कई वर्षों तक हो सकती है। यानी कि अगर किसी इंसान को एड्स हो गया ना, तो भाई आने वाले 5 से 10 सालों तक उसको पता ही नहीं होगा कि उसको एड्स हो चुका है, उसको पता ही नहीं होगा। ठीक है, चलो इसके बाद और कहाँ चला गया, HIV कंप्लीट हो गया हमारा, संक्रमण ये रहा। तो व्यक्ति के शरीर में आ जाने के बाद विषाणु बृहद भक्षाणु यानी मैक्रोफेज में प्रवेश करता है, जहां उसका RNA जीनोम विलोम ट्रांसक्रिप्टेज क्या होता है, प्रकीर्णन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सहायता से क्या करता है, रेप्लिकेशन की प्रोसेस करता है और DNA बना लेता है। जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक इमेज दिखाई थी, उसकी बात कर रही हूँ मैं। यह विषाणुवीय DNA परपोषी कोशिका के DNA में संविष्ट होकर संक्रमित कोशिकाओं के विषाणु कण पैदा करने का निर्देश देता है ना, और वृहत भक्षकाणु विषाणु उत्पन्न करना जारी रखते हैं और इस तरह एक HIV फैक्ट्री की तरह ये काम करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। एड्स के लिए बेटा टेस्ट होते हैं, जो होते हैं, अभी रुको पहुंचने दो, मैं भी समझाऊंगी कि एड्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है, क्या होता है, कैसा नहीं होता है ना। तो इसके साथ HIV सहायक जो होती हैं T लसिकाणु, TH और T लसिकाणु के प्रकार उपसमुच्चय हैं, जिनके बारे में आप पहले से ही प्रतिरक्षा तंत्र में पढ़ चुके हैं। इसमें ये घुस जाता है, प्रतिकृति बनाता है और संतति विषाणु पैदा कर देता है। जैसे कि मैंने वो डायग्राम दिखाया था ना, आपको बताया था, हमारी मशीनरी का प्रयोग करता है और अपनी संतति बनाता है। रुधिर में छोड़े गए संतति विषाणु दूसरे सहायक T लसिकाणुओं पर हमला कर देते हैं और ये क्या होता है, क्रम बार बार दोहराया जाता है। अब जब बार बार दोहराओगे तो ऑब्वियस सी चीज है भैया, वो अपनी संतति लाखों करोड़ों में कर लेंगे, है ना। और इससे संक्रमित व्यक्ति के शरीर में सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में क्या होती है, कमी हो जाती है और इस अवधि के दौरान बार बार बुखार और दस्त आते हैं और वजन क्या होता है, कम होने लग जाता है। ठीक है, वजन कम होने लग जाता है। ठीक है, सहायक T लसिकाणुओं की संख्या में कमी के कारण व्यक्ति के जो जीवाणु हैं, ठीक है, विशेष रूप से माइकोबैक्टीरियम हो गया है, विषाणु हो गए, कवक हो गए, यहाँ तक कि क्या होते हैं, टोक्सोप्लाज्मा जैसे परजीवियों के संक्रमण का शिकार हो जाता है। रोगी में इतनी प्रतिरक्षा न्यूनता हो जाती है कि वह इन संक्रमणों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है। देखो, अगर बेसिकली बात करी जाए ना, तो कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है एड्स की, मैं कहूँ बहुत खतरनाक चीज़ है। बस यहाँ पे होता क्या है कि आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो काम करना बंद कर देता है, क्योंकि जो आपकी T लिम्फोसाइट हैं, B लिम्फोसाइट हैं, ये काम नहीं करती हैं। और जब ये काम ही नहीं करेंगी तो जो भी कोई इन्फेक्शन आपकी बॉडी में आ रहा है उसको कैसे मार भगाएंगी, सिंपल सी चीज़ है। ठीक है, तो जब आपका जो है क्या बोलते हैं इम्यूनिटी काम ही नहीं करेगी तो आपको जल्दी जल्दी बीमारियां लगेंगी, 100 तरीके की बीमारियां, आप कमज़ोर होने लग जाओगे, आपका वजन कम होने लग जाएगा, बुखार रहने लगेगा, लूज मोशन रहने लगेंगे, और जिससे आपको पता चलेगा कि काम तो होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो एड्स के लिए निदान की अगर हम बात करें तो निदान क्या है भाई, व्यापक रूप से काम में लाए जाने वाला वैज्ञानिक निदान परीक्षण एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा रोधी आमापन एलिसा। ठीक है, एलिसा टेस्ट होता है। यहाँ प्रतिपक्ष विषाणुवीय एंटी, जिसको हम रेट्रोवायरल कहते हैं, औषधियों से एड्स का उपचार आंशिक रूप से ही प्रभावी है। औषधि रोगी की
अवंशभावी मृत्यु को आगे सरका सकती हैं लेकिन रोक नहीं सकती। यहाँ पर ये दवाइयां हैं जो भाई इंसान के जीवन को थोड़ा लंबा कर सकती हैं, थोड़ा सा बढ़ा सकती हैं, लेकिन उसको मरने से नहीं रोक सकती हैं, उसको मरना पड़ेगा। सिंपल सी चीज है। देखो मरना सबको है एक दिन, लेकिन भाई मरना है तो तमीज से मरो ना, ऐसी भयानक बीमारियों से मरना क्यों है? हाँ, ठीक है। तो एड्स की रोकथाम की अगर हम बात करें तो रोकथाम क्या है? इसको ठीक नहीं किया जा सकता है, इसलिए इसकी रोकथाम ही सबसे बड़ा उपाय है भाई, क्योंकि ये लाइलाज बीमारी है, इसका कोई इलाज नहीं है, तो रोकथाम करो इसकी। इसके अलावा एचआईवी संक्रमण जो है व्यवहार पैटर्न के कारण फैलता है, ना कि निमोनिया या टाइफाइड की तरह अनजाने में। यानी कि भाई सचेतन, यानी कि जानबूझ के फैला जाने वाला बीमारी है ये, ठीक है, अनजाने में नहीं होती है। जैसे रक्त आधन रोगियों में, नवजात शिशु में उसकी मां से ये संक्रमण सही निगरानी ना होने के कारण होता है। दो ये हो गए संक्रमण जो निगरानी ना रखने के कारण हो गया। इसलिए जब भी कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो सबसे पहले उसका एचआईवी टेस्ट करवाया जाता है कि कहीं उसे एचआईवी तो नहीं है। फिर एकमात्र बहाना अभिज्ञानता हो सकती है, लेकिन कहावत सही है कि अज्ञानता के कारण मत मरो। मैंने अभी क्या बोला? अज्ञानता के कारण मत मरो भाई, ठीक है। ओके, रोकथाम में भाई हमारे देश में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन है जिसको हम नैको कहते हैं, ठीक है, बहुत काम कर रहा है ये इसके ऊपर। फिर एचआईवी संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अनेक कार्यक्रम भी आरंभ किए हैं, ठीक है, जैसे कि रक्त बैंकों के रक्त को एचआईवी से मुक्त कराना, सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में, क्लिनिक में जो डिस्पोजेबल इंजेक्शन होते हैं उनका यूज करवाना, कॉन्डोम फ्री में देना, ठीक है, जब भी कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है यूज कॉन्डोम, सिंपल सी चीज है। ड्रग के कुप्रयोग को नियंत्रित करना, ठीक है, यौन संबंधों की क्या बोलते हैं, सुरक्षित यौन संबंध कैसे बनाने हैं वो बताना, ठीक है ना, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आ जाती हैं। ओके, तो संक्रमण या एड्स से ग्रस्त होना कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसे छुपाया जा सके, क्योंकि छुपाने से संक्रमण और भी ज्यादा फैलता है। तो भाई जिसको भी गलती से भी होता है वो छुपाओ मत, जाके डॉक्टर के पास जाओ, मिलो, सिंपल सी चीज है। देन इसके बाद आता है कैंसर। कैंसर भी एक ऐसी ही बीमारी है भाई, ठीक है, कैंसर भी क्या है, एक ऐसी ही बीमारी है जो बहुत ही ज्यादा भयानक है और जो एक टाइम के बाद बहुत भयानक रूप ले लेती है। तो भाई ये भी क्या है, भयंकर रोगों में से एक है, ये भी क्या है, आपके भयंकर रोगों में से एक रोग है। फिर विश्व भर में मौत का प्रमुख कारण ये भी है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें कैंसर हो गया है। भारत में प्रतिवर्ष 10 लाख से भी ज्यादा लोग इसी से पीड़ित होते हैं और बड़ी संख्या में क्या होता है, मर भी जाते हैं। कैंसर होने की क्रियाविधि अथवा कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण, ठीक है, जिसको हम कार्सिनोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, इसका उपचार और नियंत्रण जैविकी आयु विज्ञान में गहन अभी भी मतलब एक विषय बना हुआ है कि भाई इसका इलाज कहाँ से लाएं। अगर आपको शुरुआत में पता चल गया है तो माइट भी पॉसिबल कि आप बच जाओ, और नहीं चलेगा तो फिर राम भरोसे है, ठीक है। चलो, कैंसर को हम अबुर्द भी कहते हैं, ये भी याद रखना कि भाई हमारे शरीर में कोशिका वृद्धि और विभेदन अत्यधिक नियंत्रण और नियमित है। मतलब हमारे शरीर को मालूम है कि हमें कितने कोशिका जो है क्या करना है, विभाजन करना है और कहाँ जाके रोकना है, ये हमारे शरीर को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है। कैंसर कोशिकाओं में नियामक क्रियाविधि क्या होती है, छूट जाती है एक्चुअली में, कि यहाँ पर क्या होता है, एक मैं रुको भी बताती हूँ मैं तुम लोगों को। कि मैं कहती हूँ कि ये सपोज करो कोई सा अंग है, ठीक है, ये ना कोई सा अंग है, ठीक है, इस अंग में क्या हो रहा है कि इस अंग में यहाँ पे कोशिकाएं हैं, यहाँ कोशिकाएं, यहाँ अलग अलग है। अब इसको मालूम है कि मुझे इतने में वृद्धि करनी है सिर्फ, ठीक है, ये इतने में बढ़ी, इसने कहा मुझे इतने में वृद्धि करनी है सिर्फ, ये कोशिकाएं ने इतने में वृद्धि करी, लेकिन अब हुआ क्या, ये अनकंट्रोल हो गई कोशिका में विभाजन, ये इसके ऊपर भी चढ़ गई, इसके ऊपर भी चढ़ गई और फैलती गई और किसका रूप ले लिया, अबुर्द,
यानी कि कैंसर का। समझ गए? तो ये क्या होती हैं, ये अनकंट्रोल हो जाती हैं, ये अपने नियंत्रण में नहीं रहती हैं और बार बार विभाजन करती रहती हैं और करती रहती हैं, है ना? ठीक है, चलो, ये ऐसा गुण दर्शाती हैं जिनमें क्या होता है, संस्पर्श संदमन यानी कॉन्टेक्ट इनहिबिशन। ये क्या कर रही है, कॉन्टेक्ट कर लिया है, पर्पल वाली से भी कर लिया है और येलो वाली से भी कर लिया है, और इसी गुण के कारण दूसरी कोशिका से उनका क्या होता है, संस्पर्श उनकी अनियंत्रित वृद्धि को संदमित करता है। ऐसा लगता है कि कैंसर कोशिकाओं में गुण खत्म हो गया है अपने आप को कंट्रोल करने का, कि कहां पर उनको फुल स्टॉप लगाना है। इसके फलस्वरूप कैंसर कोशिकाएं विभाजित होना जारी रखकर कोशिकाओं का भंडार खड़ा कर लेती हैं, जिसे अबुर्द यानी कि ट्यूमर कहते हैं। मैंने क्या बोला, ये अबुर्द का रूप ले लेती हैं यानी कि ट्यूमर का रूप ले लेती हैं। ठीक है, दो प्रकार का है, सुदम जिन्हें बिनाइन कहते हैं, दूसरा है दुर्दम यानी कि मैलिग्नेंट। अगर सुदम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, छोटी छोटी गांठें होती है, छोटे छोटे खूब सारे ऐसे हमारी बॉडी में मौजूद होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। पर अगर दुर्दम की बात करते हैं, मैलिग्नेंट, तो यस, ये हमारे लिए खतरनाक होता है। ठीक है, सुदम अबुर्द सामान्यतः अपने मूल स्थान तक सीमित रहते हैं और शरीर के दूसरे भागों में नहीं फैलते हैं और मामूली सी क्षति होती है इससे बस। पर दुर्दम की बात करते हैं तो ये क्या होता है, ये एक गुच्छे से बना लेते हैं। ठीक है, जिसे हमने क्या बोला, नियोप्लाज्मिक कोशिकाएं बहुत तेजी से बढ़ती हैं और आसपास के सामान्य ऊतकों पर हमला करके उन्हें नुकसान पहुंचाती हैं। फिर अबुर्द कोशिकाएं सक्रियता से विभाजित और वर्धित होती हैं, जिनसे अत्यावश्यक पोषकों के लिए सामान्य कोशिकाओं से स्पर्धा करती हैं, यानी कि लड़ाई झगड़ा करती हैं, मारपीट करती हैं, उन्हें भूखा मार देती हैं, उनके हिस्से का न्यूट्रिशन यानी कि पोषण वो खुद खा लेती हैं। ऐसी अबुर्द से उतरी हुई कोशिकाएं रक्त द्वारा दूर दराज स्थलों पर पहुंच जाती हैं, जहां भी जाती हैं नए अबुर्द बनाना शुरू कर देती हैं। ये इसका सबसे खतरनाक रूप है कि ब्लड के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाती हैं और वहां जाके क्या करती हैं, ऐसा ही एक और रूप धारण कर लेती हैं। ठीक है, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं। सबसे डरावना गुण यही है कि पूरे बॉडी में ये इसी तरीके से फैलती हैं। ठीक है, देखो प्रकार की बात करेंगे तो आपके लंग्स में भी हो जाता है। ठीक है, आपके स्किन के ऊपर भी हो जाता है ये। ठीक है, और आपकी ब्लड सेल्स में भी हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रकार हो गए। देखो ब्लड में जब होता है तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, हाँ, आपकी आरबीसीज कम होने लग जाती हैं ब्लड में। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने लग जाती हैं। तो प्रासामान्य कोशिकाओं का कैंसरी नव जो कोशिकाओं में रूपांतरण जो होता है, नवद्रव्यी कोशिकाओं में रूपांतरण ही प्रेरित करने वाले भौतिक, रासायनिक अथवा जैविक हो सकते हैं। सिंपल सी चीज है। ये कारक कैंसर जनक कहलाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं, जिससे क्या होता है, आपके जो एक्सरेज होते हैं, गामा किरण है और आयनकारी विकिरण है, जो क्या काम करते हैं, डीएनए की जो नवद्रव्य रूपांतरण होता है डीएनए का, डीएनए में कुछ ना कुछ बदलाव करते रहते हैं। एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, इनमें बदलाव हो जाता है तो डीएनए बदल गया। सिंपल सी चीज है। तंबाकू के धुएं में मौजूद रासायनिक कैंसरजन फेफड़े मुख्य कारण, फेफड़ों का जो मुख्य कारण है वो क्या है कि भाई कैंसर जो है वो हो रहा है तंबाकू में जो रसायन है उससे। ठीक है, ये उत्पन्न करने वाले विषाणु अबुर्दीय विषाणु कहलाते हैं। जो जीन होते हैं वो विषाणुवीय अबुर्द जीन कहते हैं, जिनको हम अलावा प्रसामान्य कोशिकाओं में कई जीनों का पता चलता है, जिन्हें कुछ विशेष परिस्थितियों में सक्रिय किए जाने पर कोशिकाओं का कैंसर जनित रूपांतरण हो जाता है। ठीक है, और क्या है इसमें, लक्षण देख लेते हैं भाई कि कैंसर की कोशिकाओं का आकार सामान्य कोशिकाओं से बड़ा होता है, यानी कि जो हमारी नॉर्मल कोशिकाएं होती हैं वो नॉर्मल होती हैं, पर अपन अगर बात करते हैं इन कैंसर सेल्स की तो ये साइज में बड़ी होती हैं। अगर नॉर्मल ऐसी हैं तो ये ऐसी होंगी, ऐसे। अंगों में ट्यूमर बन जाता है, परंतु हर एक ट्यूमर या तिल कैंसर नहीं होता, ये भी याद रखना। कभी आपको लगे कि शरीर के ऊपर इस तरीके से आपके लाल लाल चत्ते पड़े हुए हैं, तो भाई अगर मैं ऐसे कहूं तो ये देखो मेरे शरीर पे भी यहाँ पे एक लाल सा तिल है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ठीक है, मेरे भी ये लाल लाल तिल ऐसे, लेकिन हर कोई तिल मस्सा जो है कैंसर नहीं होता। ट्यूमर निरंतर रूप से वृद्धि करने लगता है, घावों से लगातार रक्तस्राव होता है। जिनको ट्यूमर होता है ना, उनके कोई चोट लग जाए तो उनके बॉडी से लगातार खून निकलता रहता है, रुकता नहीं है। पाचन शक्ति में कमी होना, लंबे समय तक घावों का ना भरना, आवाज भारी होना, खांसी का लगातार, गले में दर्द होना, शरीर के भार में लगातार कमी आना, स्त्रियों में मासिक धर्म में लगातार कमी आना, और जो प्राकृतिक छिद्र हैं उनसे रुधिर की हानि होना, ये भी यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, ओके।
अब यहाँ पर एक बार फिर से मैं बता देती हूँ भाई, क्लास 12th का कल यहाँ पर रुचि मैम मिलेंगी आपसे, फिजिक्स की क्लास है कल ट्यूसडे वाले दिन, ठीक है। वेनेसडे को इंग्लिश है जो पूजा मैम लेंगी, फिर थर्सडे को मैथ्स है लोकेंद्र सर, फ्राइडे हिंदी मनमोहित सर, और सैटरडे फिर फिजिक्स रुचि मैम के साथ। तो प्लीज नोट द टाइम टेबल, ओके, टाइम टेबल अच्छी तरीके से याद कर लेना। चलो, अब ड्रग और अल्कोहल के कुप्रयोग की अगर अपन बात करते हैं तो भाई देखो, यहाँ पर मैंने अभी शुरुआत में बताया था कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देख के, ओए वो स्मोक कर रहा है यार, यानी कितना कूल डूड है ये, यार ये बियर पीता है यार, वाह हो सकता है अच्छी चीज हो, हम भी ट्राई करते हैं, हम भी कूल लगेंगे, ऐसा हो जाता है ना। तो देखो, सर्वेक्षण और आंकड़ों से पता चलता है कि ड्रग और अल्कोहल उपयोग विशेष रूप से नवयुवकों में, यानी कि जो आजकल की जनरेशन है उन्हीं की बात चल रही है, क्योंकि इसके अनेक दुष्परिणाम हैं। समुचित शिक्षा और मार्गदर्शन से बचाया जा सकता है, अपने आप को, अपनी आदतों को बदला जा सकता है। तो आमतौर पर जिन ड्रगों का कुप्रयोग किया जाता है वो क्या है, ओपियोइड्स है, कैनाबिनॉइड्स है और कोका एल्कलॉइड्स है, ठीक है, जो ज्यादातर पुष्पी पादपों से मिलते हैं, ठीक है, और कुछ जो होते हैं कवकों से भी निकाले जाते हैं, ठीक है। अगर मैं ओपियोइड्स की बात करती हूँ तो ओपियोइड्स ये ऐसे ड्रग हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड्स जो ग्राही होते हैं, यानी कि रिसेप्टर होते हैं, उनसे आगे बंध जाते हैं। तो आमतौर पर स्मैक के नाम से मशहूर हीरोइन रासायनिक रूप से डाईएसिटिल मॉर्फिन है, जो एक सफेद गंधहीन और तीखा रफेदार यौगिक होता है, जो कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से प्राप्त किया जाता है ये, ठीक है। तो जो कि पोस्ट के पौधे यानी कि पेपर सोमनीफेरस के लेटेक्स के द्वारा मिलता है ये, ओके। आमतौर पर हीरोइन नाक से द्वारा जोर जोर से खांस कर लेके या टीके द्वारा ली जाती है। अवसादक डिप्रेजेंट है, डिप्रेजेंट और शरीर के प्रकाइयों को धीमा करता है, यानी कि जो भी इंसान ये ड्रग लेता है उसको ऐसा लगता है कि मैं कितना स्लो हो चुका हूँ, मेरे आसपास सब कुछ बहुत स्लो है, सब कुछ बहुत धीरे हो जाता है, ठीक है। तो ये ऐसा ड्रग है। फिर आता है आपका कैनाबिनॉइड्स। तो ये क्या है, रसायनों का समूह है, आपने देखा होगा इस तरीके से, ये पेड़ देखे होंगे आप लोगों ने, बहुत दिख जाएंगे ऐसे, इसकी खेती होती है मस्त तरीके से एकदम, जो मुख्य मस्तिष्क में मौजूद होता है। मुख्य रूप से कैनाबिनॉइड्स ग्राहियों पर पारस्परिक क्रिया करता है ये, ठीक है। प्राकृतिक कैनाबिनॉइड्स कैनाबिनिस स्टाइवा पौधे के पुष्प क्रम से प्राप्त किया। इसके ऊपर जो फूल लगते हैं ना, ऐसे करके देखो, ऐसे करके होता है, फिर भांग के फूलों के शीर्ष की पत्तियां और जो इसका रेजिन होता है उसके संयोजन से मैरिजुआना, हशीश, चरस और गांजा बनाने के काम में आता है, ठीक है। आमतौर पर अंतः शोषण और मुंह द्वारा खाए जाने वाले मादक द्रव्य के हृदय वाहिका तंत्र यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को ये प्रभावित करता है। नाम सुना होगा आपने, है ना, मैरिजुआना हो गया, हशीश हो गया, चरस हो गया और गांजा हो गया, इन सब के नाम आपने पिक्चरों में बहुत सुने होंगे, है ना। फिर आता है कोका एल्कलॉइड्स। कोका एल्कलॉइड क्या है, ये कोकीन है भाई, ठीक है, जो कोका पादप से मिलता है। ये क्या है, कोकीन है, जिसको एरिथ्रोजाइलम कोका से प्राप्त करते हैं। ये क्या करता है, आपका न्यूरोट्रांसमीटर यानी कि तंत्रिका प्रेरक डोपामाइन है ये, है ना। और कोकीन जिसे आमतौर पे कोक या क्रैक कहा जाता है, जो जोर से सांस ऐसे करके लेते हैं, देखा है मैंने पिक्चरों में देखा है, बहुत देखा है कि ऐसे करके लेते हैं इसको। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर यह असर डालता है ना। सूखाभास यानी यूफोरिया और ऊर्जा में वृद्धि का अनुभूति होती है। कोकेन की अत्यधिक मात्रा से विभ्रम यानी कि हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि यार ये सच में हो रहा है या नहीं हो रहा है, हम इसी दुविधा में रह जाते हैं, ठीक है। प्रसिद्ध पादप जिनमें विभ्रम जो है होता है, विभ्रम पैदा करने के गुण हैं। आजकल कुछ खिलाड़ी भी कैनाबिनॉइड्स का दुरुपयोग करते हैं, इसलिए आपने देखा है कि ड्रग टेस्ट होता है खिलाड़ियों के ऊपर, ठीक है। ओके, से नो टू ड्रग्स, यस से नो टू ड्रग्स, ठीक है। ड्रग्स की बात करते हैं तो भाई यहाँ पे बार्बिटूरेट्स हो गया, एम्फीमिन हो गया, बेंजोडाइपन हो गया, ये ऐसे ड्रग हैं जिनका क्या होता है, अवसाद यानी डिप्रेशन और अनिद्रा में इनका यूज किया जाता है। मानसिक व्याधि से जो रोग परेशान होते हैं उनके लिए यहाँ पर इनसे मेडिसिन बनती हैं और उनको दी जाती हैं ताकि उनकी बॉडी में थोड़ा रिलैक्स उनको महसूस हो सके, ठीक है। और लेकिन अगर कुप्रयोग की बात करते हैं तो कुप्रयोग कब आता है कि जब डॉक्टर की बिना अनुमति के आप इनको यूज कर रहे हो, जितना इनका लेवल है उससे ज्यादा यूज कर रहे हो, तो वो इसका कुप्रयोग कहलाता है।
छुप के यूज कर रहे हो वो भी कुप्रयोग कहलाएगा इसका। ठीक है, तो मॉर्फिन एक बहुत प्रभावी शामक यानी कि सेडेटिव और पीड़क हार यानी कि पेन किलर है, और जिन रोगियों का शल्य चिकित्सा हुई है यानी सर्जरी हुई है उनके लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, ये उपयोगी है, यानी कि एनेस्थीसिया में दिया जाता है। अगर किसी का ऑपरेशन कर रहे हैं, सर्जरी कर रहे हैं, तो भैया ऐसी थोड़ी कर देंगे आओ तुम्हें काट दें, नहीं, उतने हिस्से को सुन्न किया जाता है, एनेस्थीसिया लगाया जाता है। ठीक है, एनेस्थीसिया लगा देंगे तो क्या होगा कि उसको पता ही नहीं चलेगा कि उसके उस हिस्से में क्या हो रहा है, वो सोया नहीं है। एनेस्थीसिया लगा देते हैं वो क्या बोलते हैं, वो थोड़ा सा अपने होश-हवास में नहीं होता है, या फिर कभी क्या होता है पेन किलर के रूप में यूज कर रहे हैं तो हिस्से को सुन्न कर देते हैं उस। ठीक है ना, तो बहुत सारे फल वगैरह हैं जो यूज किए जाते हैं, औषधि चिकित्सा में भी इनका यूज हो रहा है। चलो इसके बाद सिगरेट की बात करते हैं भाई। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर कैफीन आ जाता है आपके पास। कैफीन चाय कॉफी में भी होता है, मना नहीं है, पर धूम्रपान बहुत गलत है भाई, तंबाकू। तो इसका प्रयोग 400 से अधिक वर्षों द्वारा मानव कर रहा है भाई, 400 से ज्यादा साल हो चुके हैं जब हम इसका यूज कर रहे हैं। तंबाकू में बड़ी मात्रा में रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसमें निकोटिन होता है, एल्कलॉइड होता है। निकोटिन अधिवृक्क ग्रंथि यानी एड्रेनल ग्लैंड को क्या करता है, एक्टिव कर देता है, उत्तेजित करता है, एक्साइटेड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एड्रेनालाइन और नॉन एड्रेनालाइन दोनों को क्या होता है, रक्त परिसंचरण में मोचित होती है और हृदय की स्पंदन यानी कि उसके धड़कना धक 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 ऐसे होने लग जाता है। ठीक है, स्मोकिंग किल्स, तो प्लीज याद रखना, अवॉइड स्मोकिंग। तो फेफड़ों, मूत्राशय और गले के कैंसर की घटनाओं में वृद्धि के साथ ब्रोंकाइटिस हो गया या वातस्पित हो गया, कोरोनरी हृदय रोग हो गए, गैस्ट्रिक हो गए, अल्सर हो गए, ये सब भी धूम्रपान के साथ जुड़े हुए हैं, यानी स्मोकिंग के साथ जुड़े हुए हैं। तंबाकू चबाने से जो मुंह का कैंसर होता है, ठीक है, आपने देखा भी होगा। धूम्रपान रक्त में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड यानी कि CO की मात्रा को बढ़ाता है। हिम आबद्ध ऑक्सीजन की सांद्रता को कम करता है, यानी कि जो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई होती है उसको कम कर देता है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है जिसकी वजह से, ठीक है, जब कोई सिगरेट के पैकेट को खरीदता है तो हो ही नहीं सकता कि उस पर लिखी हुई वैधानिक यानी कि सैचुरेटरी नियमों को देखने से चूक जाए। वहां बड़े बड़े अक्षरों में लिखा होता है टोबैको किल्स, टोबैको किल्स लिखा होता है। तो लिखी हुई चेतावनी जो पैकिंग पर दिखाई देती है साफ साफ बताती है कि ये स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा हानिकारक है। फिर भी क्या करते हैं लोग, धूम्रपान करते हैं, और युवाओं में क्या है, बहुत ज्यादा प्रचलन है भाई इसका। ठीक है, लिखा होता है टोबैको किल्स, टोबैको कॉजेस कैंसर लिखा होता है, बट स्टिल लोग पीते हैं सिगरेट, स्मोक करते हैं शौक में। तो भाई धूम्रपान के खतरे और चबाने वाले तंबाकू और इनकी लत जो है, प्राकृतिक जो लत होती है, वो युवाओं और बूढ़ों को जानने चाहिए कि भाई इसकी लत खराब है, ये गलत चीज है। इन आदतों से बचने या छुटकारा पाने के लिए किसी भी व्यक्ति को परामर्श और चिकित्सा की सहायता लेनी बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आप जो है डॉक्टर्स के पास जाओ, कंसर्न करो उनसे। अब आता है किशोर अवस्था और ड्रग अल्कोहल का कुप्रयोग। इसकी अगर हम बात करते हैं तो आजकल जो है सबसे चीजें की एडोलसेंस यानी कि जो किशोर अवस्था में लोग, बच्चे जो है बिगड़ जाते हैं, छुप छुप के ड्रग्स लेते हैं, छुप छुप के स्मोक करते हैं, बियर पीते हैं, दारू पीते हैं। ठीक है, बहुत सारी गलत आदतें उन बच्चों के अंदर आ जाती हैं और अपनी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। तो ऐसे बच्चों को जरूरत है कि वो यहाँ पे समझें कि ये चीजें गलत है ना। हमें इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। हर एक चीज़ चाहे वो कोई भी है लिमिट में अच्छी लगती है। लिमिट से ज़्यादा तो बारिश भी खराब है ना, अति की बारिश खराब है, अति की धूप खराब है, अति की जो है ठंड खराब है। एक कहावत भी है ना, अति के भले ना बोलना, अति के भले ना चुप, और अति की भली ना सर्दी और अति की भली ना धूप, कुछ ऐसे कहावत है। यानी कि ज़्यादा बोलना भी सेहत के लिए हानिकारक होता है, और कोई चुप रहता है इंसान वो भी उसकी सेहत के लिए हानिकारक है। दोनों ही तरीके से लोग फंस जाते हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरीके से ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो सूखा आ जाता है, और अगर ज़्यादा बारिश पड़ेगी तो उससे बाढ़ आ जाएगी, या ज़्यादा ठंड पड़ेगी तब भी बीमारियां होंगी, जैसा भी कुछ है। ठीक है, तो किशोरावस्था की अवधि के रूप में सोचा जाए तो 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच में ये अवधि होती है जब बच्चे बिगड़ते हैं और संभलते हैं। दूसरे शब्दों में किशोरावस्था एक बचपन और व्यवस्था को जोड़ने वाला पुल है। ठीक है, या कह सकते हैं अवस्था है। इस प्रकार किशोरावस्था एक किसी बालक के मानसिक, व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक विकास का चरण होता है जहां बहुत सारे परिवर्तन आते हैं। तो ऐसे में बच्चे कभी कभी अनजाने तो कभी कभी आकर्षण व ड्रग या अल्कोहल के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, परंतु यदि वो ड्रग और अल्कोहल लेना जारी रखते हैं तो उसका आदी हो जाता है
खुशी समस्याओं में उनका प्रयोग करने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ें उन्हें खुशी या सुकून देती हैं। और ये तेरा ब्रेकअप हो गया, चल पार्टी करते हैं। अरे तेरी गर्लफ्रेंड बन गई, चल पार्टी करते हैं। अरे तुम्हारी शादी है, चलो पार्टी करते हैं। अरे तुम पास हो गए, तुमने टॉप कर लिया, चलो पार्टी करते हैं। अरे तुम फेल हो गए, चलो गम को भुलाने के लिए पार्टी करते हैं। उफ, पार्टी के नाम पे दारू का यूज है। चलो, तो एक बच्चे को स्वाभाविक जिज्ञासा से इसके प्रयोग के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, जिज्ञासा या प्रयोग के कारण नशीली दवाओं या शराब का पहला उपयोग हो सकता है, जो बाद में बच्चा क्या है, धीरे धीरे खुद ही शुरू कर देता है। युवाओं में धूम्रपान करने का कारण नशीली दवाओं का सेवन करना या खुद को कूल डूड साबित करना। मैंने क्या बोला, कूल डूड हो सकता है। ओह वाओ, यू आर सो कूल, ऐसे करके ना है। टेलीविजन, फिल्में, समाचार पत्र, इंटरनेट, ये सब चीजें क्या हैं भाई, ये भी प्रभावित करती हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे बढ़ावा मिलता है, सिंपल सी चीज है। और इससे प्रभावित होकर लोग शराब भी पीना शुरू कर देते हैं। कभी कभी बच्चा इन चीजों को घर से भी, जो घर के बड़े होते हैं ना, उनसे भी सीखता है। जिनके घर में दारू पी जाती है ना, घर में क्या होता है, कलेश होते हैं, तो वो बच्चा भी सीखता है अपने घर में देख के। दोस्तों के साथ या उनके दबाव में आकर भी बच्चा सीखता है। बच्चे अधिक तनाव या घरेलू समस्याओं के कारण भी ऐसी आदतों के शिकार होते हैं। ऐसा होता है ना, एक कहावत है, ऐसे कहते हैं कि जिन बच्चों को घर में प्यार नहीं मिलता है वो बाहर की तरफ भागते हैं। ठीक है, और ऐसे बच्चे होते हैं जो गलत रास्तों की तरफ जल्दी मुड़ जाते हैं, है ना, वो लोग गलत रास्तों की तरफ जल्दी मुड़ जाते हैं। तो बेटर है कि माँ बाप को भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि अपने बच्चों के सामने लड़ाई झगड़े ना करें, दारू ना पिएं, सिगरेट ना पिएं, क्योंकि अक्सर हम अपने घर के बड़ों को देख के ही ये सारी की सारी चीज़ें सीखते हैं। हो सकता है आपके घर में भी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके घर में उनके पापा जो है ड्रिंक करते होंगे, स्मोक करते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, बहुत सारे होंगे ऐसे, तो उनको देख के ही बच्चा सीखता है। तो ऐसे में पेरेंट्स को चाहिए कि वो ये सब चीज़ें अपने बच्चों के सामने ना करें, उनके दिमाग पे गलत असर डालता है। उनको लगता है कि यार उनके, पता है, बच्चों के जो माँ बाप होते हैं ना, एक रोल मॉडल की तरह काम करते हैं। ठीक है, जैसे कहते हैं ना कि एक टीचर रोल मॉडल होता है अपने बच्चों के लिए, कि अगर हो सकता है कि जैसे मैं हूँ, मैं अपनी बात करूँ, मैं कुछ कर रही हूँ, तो हो सकता है कि वो मेरी लाइफ है कि मैं कुछ भी कर रही हूँ, बट हो सकता है कहीं ना कहीं वो आपको इफेक्ट करे कि यार मैम ये चीज़ कर रही है तो हो सकता है सही हो, तो चलो हम भी करते हैं। तो बिल्कुल सेम वही चीज़ है कि हमें लगता है हमारे माँ बाप जो कर रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, तो हम भी वही चीज़ों पे लग जाते हैं, है ना। और बहुत सारे ऐसे फैमिली भी हैं जहाँ ये सब चीज़ें नहीं होती हैं, बट स्टिल उनके बच्चे बाहर से सीख लेते हैं, कहीं और से सीख लेते हैं सारी की सारी चीज़ें। चलो भाई, हम बात करें एडिक्शन और डिपेंडेंस की। तो भाई नशा जो है वो ऐसी स्थिति होती है जिसमें जो मनुष्य है मनोवैज्ञानिक रूप से अशक्त हो जाता है, यानी कि वो मेंटली डिप्रेस्ड हो जाता है कि मुझे चाहिए, और उसकी ज़रूरत नहीं भी होती ना तब भी उसको लगता है कि मुझे चाहिए, और अपने आप को अधूरा और बेचैन महसूस करता है। नशे को बार बार लेने से हमारे शरीर की जो ग्राही होती है ना वो आदी हो जाती हैं, और नशे के प्रति सहन शक्ति को धीरे धीरे नशा करते 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 वो बढ़ जाती है। ठीक है, और फिर हमारी जो होता है ना, फिर कैपेसिटी बढ़ जाती है, हमारी क्षमता बढ़ जाती है फिर नशे की। तो व्यक्ति की मन की वो स्थिति है जब शरीर को नशे की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु उसके मन के प्रति आसक्त हो जाता है और उसके बिना रह नहीं पाता है, और क्या होता है, कुछ लक्षण दिखाने लग जाता है। उन लक्षणों की बात करते हैं। बेचैन होना, तेज पसीना आना, शरीर में कंपन, चिंता, अनिद्रा, मांसपेशियों में अनियमित खिंचाव, दुर्बलता, असहायपन, गला सूखना, और ऐसी अवस्था में व्यक्ति सभी पारिवारिक और सामाजिक बंधनों को तोड़ते हुए हर हालत में नशा करना चाहता है। ठीक है, नशे के तात्कालिक और दूरगामी प्रभाव क्या होते हैं ये भी देख लो। बिना किसी कारण स्कूल, कॉलेज, ऑफिस में ना जाना, चोरी करना, घर का सामान बेचना, आर्थिक रूप से नुकसान पहुंचाना घर को, है ना, और गलत व्यवहार करना, हिंसा व बर्बरता, नशा लेने पर क्या होना, जो क्या बोलते हैं उसको, श्वसनपथ जो होता है। ठीक है, फिर हृदयपात होना, प्रमस्तिष्क रक्तस्राव, कभी कभी ड्रग और अल्कोहल के साथ लिए जाते हैं। ठीक है, शैक्षिक क्षेत्र में परिणामों में कमी, व्यक्तिगत स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति कमी होना, लापरवाही, अवसाद आ गया, एकांकीपन आ गया, थकावट आ गया। ठीक है, शौक या रुचियों में कमी होना, आपके शौक क्या हैं उनमें कमी हो रहा है, रुचियों में कमी हो रही है। परिवार में दोस्तों के साथ संबंधों को बिगाड़ना, सोने खाने पीने की आदतों में बदलाव करना,
भूख बढ़ना और घटना, जो लोग सुई से नशा करते हैं उनमें HIV एड्स जो होता है या हेपेटाइटिस होता है वो हो जाता है, ठीक है। फिर खिलाड़ी अपनी मांसपेशियों की थकान दूर करने के लिए भी और प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भी ये यूज में लेकर आते हैं। दूरगामी प्रभावों में हमारे पास तंत्रिका तंत्र को नुकसान, यकृत में नुकसान, गर्भ अवस्था में बच्चे पर कुप्रभाव, ठीक है। स्टेरॉइड लेने से पुरुषों वाले लक्षण आ जाते हैं औरतों में, असामान्य मासिक चक्र होता है, शरीर पर बाल ज्यादा हो जाते हैं, भक्षेप का अधिक होना हो जाता है, वृषण का छोटा होना, शुक्राणु का कम होना, वृक्क का सही काम न करना, चेहरे पर मुहासे बढ़ जाना, है ना। पुरुषों में स्तन का बढ़ना, गंजापन, प्रोस्टेट में वृद्धि, शरीर की वृद्धि रुक जाती है, मानसिक और शारीरिक विश्वास में कमी आ जाती है, ठीक है। रोकथाम क्या है इसका? आवश्यक समकक्षी दबाव से बचें, शिक्षा और परामर्श लें, माता पिता से और अपने दोस्तों से बात करें, उनकी सहायता लें, संकट के संकेतों को देखना, अगर आपको लगता है कि कोई आपको जबरदस्ती इधर खींच रहा है उससे तुरंत दूर हो जाओ, ऐसे दोस्तों से दूर हो जाओ जो आपको गलत राह